बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस एंड टीम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। वैसे ख़बरें तो इस तरह की नहीं आ रही जिसमें ये महसूस हो कि हम सबको खैरियत से रहना चाहिए या हम सबको घबराना नहीं चाहिए या हम सबको परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक खुशी की बात या अच्छी बात ये है, या हमें अल्लाह ताला ने क्योंकि मुसलमान बना के भेजा, तो हमारे दीन में ये हमें बताया गया है कि नाउमीदी कुफ्र है और उम्मीद जो है वो कायम रखनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है और उम्मीद भी अपने रब्बे कायनात से है, क्योंकि दुनिया वालों से उम्मीद करने से तो कोई ख़ास रिज़ल्ट्स आते नहीं हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन लोग हैं वो आगे इसकी बागडोर संभालें, या अल्लाह ताला कुछ ऐसा कर दे कि हमारे मुल्क में वो लोग आ जाएं, वो टीम्स बन जाएं, वो काम हो जाए और ऐसा पाकिस्तान बन जाए जिसका ख्वाब शायद हमारे बड़ों ने देखा था और आज हम भी वो ख्वाब सजाए हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली अभी इंटरनेशनली भी डिस्कस हो रहा है। पाकिस्तान किसी न किसी रीज़न की वजह से इंटरनेशनली डिस्कस किया जाता है। कल किसी ने सोशल मीडिया पर लगाया था, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान की बारी है, क्योंकि श्रीलंका को आप सबको पता होगा कि बैंकरप्सी का ऐलान कर दिया है श्रीलंका ने अपने लिए। अल्लाह ना करे कि ऐसे दिन हम कभी भी देखें, अल्लाह ना करे। और मुझे नहीं लगता, पता नहीं, मेरे दिल में ये बात हमेशा आती है कि अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में ये मुल्क दिया है और अल्लाह ताला इस तोहफे की हिफाजत करने वाले हैं। इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में बड़ी डिस्करेजिंग होती हैं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलता है, लेकिन अगर हम मस्बत बात करेंगे तो हो सकता है कि उसके मस्बत असरात भी हों। हम तो इस सब से निकल चुके हैं कि जी मस्बत बात क्या होती है, नेगेटिव बात करनी है, जो मेरे दिल में वो बात करनी है, बट देयर आर ऑलवेज वेज टू डू थिंग्स। खैर, अब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त क्या कर रही हैं, उनकी तरफ से क्या ऐलानिया या बयानिया आ रहा है, वो हम इस शुरू के सेगमेंट में आपको बताएंगे। देन आज बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन आज शुरू में ही इस फर्स्ट स्टार में करने जा रहे हैं, जो आपके यहाँ हमारे जहनों में शोर है, जो सुकून नहीं है, हमें किसी न किसी किस्म की बेचैनी है, कुछ ना कुछ जहन में चलता रहता है। आप में से कितने लोग ये कहते होंगे कि जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो हमें नींद नहीं आती, क्योंकि कुछ ना कुछ जहन में चल रहा होता है। ये जो जहनी शोर है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं। इसको आपने अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट तरीके से महसूस किया होगा, तो आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। एंड लेटर ऑन इन द नेक्स्ट आवर आज कुछ सिंगिंग का माहौल यहाँ पर होने जा रहा है। गेस्ट कौन है वो मैं आपको उसी वक्त बताऊंगी। इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या है और जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या कहा है। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? गेम प्लान है, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। I know Biden. Biden is a friend of mine. पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कब जाएगी? जीटीवी के सीनियर एंकर मुजाहिद बरेलवी ने पूछा। ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ और जनरल फैज से मुताल्लिक गुफ्तगू की, क्या कहेंगे? जीटीवी के सवाल पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। हमारी पोजीशन ये, जैसे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करा लें, आप लॉ में तब्दीलियां ले आए, आप फॉरेन पाकिस्तान का डिसीजन ले लें, उसके बाद अगर आपने इकोनॉमी ऐसी है और आप समझते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, पार्लियामेंट समझती है, तो वी हैव नो। आसिफ जरदारी ने कहा, हमें अपने मसाइल खुद हल करने हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैल्यूट करता हूँ। इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। अगर फौज ए पॉलिटिकल होती है तो मुझे बाजवा को सल्यूट करना चाहिए या उससे लड़ना चाहिए कि तुम क्यों ए पॉलिटिकल हुए हो? उससे ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उन्हें सिर्फ ए पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। साबिक सदर ने कहा, अमरीकी धमकी से मुतालिक मरासला नहीं पड़ा। जो बाइडन मेरा दोस्त है, अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे फोन करता। मैंने मरासला नहीं पढ़ा है। I know Biden. Biden is a friend of mine. The least तो ये करता, मुझे फोन तो करता, very well done, brother, how are you? पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ने कहा, नैब में गैर सियासी अफसरान रखने की जरूरत है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के मसाइल नहीं समझते।
हुकूमत का काम ही आलू टमाटर के नर्ख को बेहतर बनाना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ना चाहिए। जी, तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं इधर हूँ, यस। सो जिसमें आपने देखा कि मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी सवालात किए, दीगर और सहाफ़ी भी यहाँ पर मौजूद थे जिनके मुख्तलिफ सवालात थे, और कुछ बातें इन्होंने और भी कही थी। जैसे इन्होंने बिजली की जो इस वक्त टैरिफ है उसके हवाले से भी बातें की थी। लेकिन मुझे इनका वो दौर याद आ रहा था जब राजा परवेज़ अशरफ साहब इनके साथ हुआ करते थे और इलेक्ट्रिसिटी का ये डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता था। एंड एट दैट टाइम बहुत सारी लोड शेडिंग्स हुआ करती थी और पावर प्लांट्स में बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की गई थी। सो ये बात बिल्कुल सही है ज़रदारी साहब की कि जी अपने प्रॉब्लम्स हमें खुद सॉल्व करने होंगे, और अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हों, कलेक्टिव हों, घर के हों, ऑफिस के हों या मुल्क के हों। लेकिन जो मुल्क की बागदौड़ चला रहे होते हैं उनकी नीयत भी वही होनी चाहिए कि ये सॉल्व हो जाएं। और इस रिजॉल्व में या इस सोल्यूशन में ऐसा कौन सा दौर था, ये अपने जहन पे ज़रा जोर डालिएगा, जिसमें हम बिल्कुल लग रहा था कि हाँ जी वाकई हमारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए। ये जो बिजली के निर्ख हैं या और इस तरह की चीज़ें हैं या इकॉनमी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो कौन से दौर में सही हो गया था? आपको क्या लगता है? ये ज़रूर सोचिएगा। एंड नाउ जाहिर है क्योंकि पीपल्स पार्टी और इस वक्त जो इनकी एक कोएलिशन बनी हुई है बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से, और जिसका पंजाब में बड़ा असर रसूख है, हमारे बड़े सूबे में बड़ा असर रसूख है, वो है PMLN। और PMLN से वाबस्तगी रखने वाली मरियम नवाज साहिबा ने भी एक जलसा किया है, जलसे से खिताब किया है। इस जलसे में वो क्या फरमा रही हैं, आइए देखते हैं। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान ICU में है, लेकिन एक महीना हुकूमत के में गुजारने के बाद अब ये पता चला कि पाकिस्तान न सिर्फ ICU में है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये इतना बड़ा कौमी मुजरिम है सवादी वालों कि ये 4 साल हेलीकॉप्टर में झूले लेता रहा या सरकारी खर्चे पे बनी गाला को पालता रहा। साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये रोना धोना बंद करो। अवाम को बताओ कि तुमने 4 साल में क्या करतूत किए। आओ जरा अवाम को बताओ। तुम जब तक तुम्हारी कुर्सी रही, इदारे बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब तुम्हारे नीचे से कुर्सी खिसक गई तो तुम्हें मीर जाफर और मीर सादिक नजर आ गए। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये 1 महीने या 2 महीने का काम नहीं। जितनी गड़बड़ इमरान खान करके चला गया, इसको 2-3 साल में रास्ते पे लाना मुमकिन होगा। सवाबी में इनका ये जलसा आयाम जिसमें ये खिताब कर रही हैं, और ऑब्वियसली इनके अपने पॉइंट्स हैं, और जलसे में हम देखते हैं कि यूजुअली बहुत सारी बातों को उभारा जाता है। लेकिन आई विश बीइंग द नेशनल ऑफ दिस कंट्री कि जब भी हम हमारे लीडर्स पोडियम पे आएँ तो वो बात करें कि जी आगे क्या होने जा रहा है और वो एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं। ये हमने वोट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तकारीर मुख्तलिफ लीडर्स की हमेशा सुनी है, मगर जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी तरफ से डिलीवरी वो नहीं होती जो होनी चाहिए, या उनकी टीम्स, मैं सिर्फ एक बंदे को यहाँ पर पॉइंट नहीं कर रही हूँ, ये पूरी टीम जो होती हैं, पूरी पार्टीज जो होती हैं, जो लोग होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी उसमें शामिल होती है, ये पूरा एक साइकिल है। इन तमाम लोगों से मिल के जुड़ के वो तमाम सर्विसेज हम तक पहुंचती हैं जिसके हम हकदार हैं। लेकिन ये तमाम लोग अपना रोल किस तरह अदा कर रहे हैं, पिछले 75 साल में हम क्या करते रहे हैं, वो हमारे और आपके सामने है। खुदारा बस जिसको मौका मिलता है, जो कुर्सी संभालता है, वो उस कुर्सी का हक अदा करे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपके और अपने जहनी शोर के मुतालिक आज जानेंगे। वेलकम बैक। और ये जो सड़कों पे हम देखते हैं सो सॉरी, जो डिस्टर्बेंस है, लोग एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, वैसे रिएक्ट करते हैं जैसे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारे जहन से है, और जहन के उस इज़्तिराब से है जिसकी वजह से हम सो नहीं पाते, सुकून नहीं कर पाते, इत्मीनान नहीं होता। पहले लोगों में बहुत ज़्यादा सुकून हुआ करता था और बड़े आराम से वो चीज़ों को हैंडल किया करते थे, फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते थे। अब बड़ा वॉलेटाइल किस्म का हमारा बिहेवियर हो गया है।
सो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो अग्रेशन भी नहीं है, वो हमारे जहन की इस बेतरतीबी, इस इस्तराब, आप इस्तराब कह लें, डिस्टर्बेंस कह लें, स्लीपलेसनेस कह लें, रेस्टलेसनेस कह लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बेचैन किए रखे हुए है, और उसका रीज़न कोई भी हो सकता है। कोई फंक्शन आने वाला है जिसकी बार बार आपको जहन में जिसकी बातें आ रही हैं, कोई आपका ऑफिशियल प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है, घरेलू मामलात या मसाइल इस तरह के हैं कि उसके हवाले से बार बार आप सोच रहे हैं, वही ख्यालात आपके जहन में आ रहे हैं। क्या वजह है कि हम टाइम पर सो नहीं पाते? क्या वजह है कि हम ब्रेक नहीं कर पाते? क्या वजह है कि हमारा जहन इस तरह तेज़ रफ्तारी से चल रहा है, जिसको आम ज़बान में या आम सेंटेंसेस में लोग कहते हैं मेरा जहन हर वक्त चलता रहता है? तो ये है क्या एक्चुअली? ये जहनी शोर के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर सैयदा दानिश अहमद मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक ठाक हैं? आपका तो जहनी शोर नहीं होगा, आपने मेरे ख्याल में, बिकॉज यू आर अ कंसल्टेंट योरसेल्फ, तो आपने तो खुद इस शोर पे काबू पा रखा होगा। डेफिनेटली। एक्चुअली ये जो जहनी शोर के हवाले से बात है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों के अंदर बेसुकूनी है, रेस्टलेसनेस है, और वो एक सोच का आना, फिर दूसरी सोच का आना, फिर तीसरी सोच का आना, और फिर कंटिन्यूएशन में ये चीज़ें चलते रहना, ये अब नॉर्मल हो गया है लोगों के लिए। दिस इज हैपनिंग विद एवरीबडी, बट दिस इज एक्चुअली इज नॉट नॉर्मल। असल में ये नॉर्मल नहीं है। अब इसके बहुत सारी रीजंस हैं जी। इसके जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि बायोलॉजिकली डिस्पोज्ड पर्सन है कि उसकी फैमिली में ये रन कर रही है, रेस्टलेसनेस जी। जिसको हम एंजाइटी भी कह सकते हैं। ये जेनेटिकली भी हो सकता है? जेनेटिकली भी हो सकता है। ओके, इट रन्स इन द फैमिली एज वेल। अच्छा अच्छा। फिर इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि एक पर्सन है कि जिसके लाइफ में स्ट्रेसर्स ही स्ट्रेसर्स आ रहे हैं जी, वो एक से निकलता नहीं है, दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा। अच्छा, अब ये चीज़ फेस करना या फील करना भी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि स्ट्रेसर आ गया। स्ट्रेसर हम सबकी ज़िंदगी में, आपकी मेरी, हम सबकी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ लोग उसको कोप नहीं कर पाते, उसको देख नहीं पाते कि कैसे उसको हल करना है, वो इमोशनल डिस्चार्ज की तरफ चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये क्योंकि फुटेजेस भी हम साथ में चला रहे हैं, ये जो जहनी शोर है इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, किसी भी एज में ये हो जाता है। अब तो हम क्योंकि देखते हैं, हमने तो ये जुमले कभी या वर्ड्स बोले ही नहीं थे जो अब बच्चे कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं स्ट्रेस में हूँ। सो ये बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी ना, लेकिन अब बच्चे भी कह रहे होते हैं, तो उनके साथ भी यही मामलात हैं, वो भी रुकते नहीं हैं, एक के बाद दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ के बाद तीसरी चीज़, जहाँ कहीं ब्रेक आता है वो बोर होने लग जाते हैं। तो ये जो इत्मीनान करना, या पहले हम सुकून करते थे या ब्रेक करते थे, अपने जहन को शट डाउन करते थे, फालतू भी बैठे रहते थे घर में, बचपन में फालतू भी बैठे होते थे, कभी ऐसे ही बैठे हुए बातें कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है क्या? ये हमने ख़त्म कर दिया है, और जितने हम केमिकली एक्टिव हो गए, मैकेनिकली एक्टिव हो गए, उसकी वजह से है ये? बिल्कुल, आप सही कह रही है, ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को थोड़ा सुकून दें। सुकून से मतलब ये है कि देयर शुड नॉट बी द वरीड थॉट। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सोच ही ना हो दिमाग में। हमारे दिमाग के अंदर, हर इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज़्यादा सोचें आती हैं। ये नॉर्मल है, आपके मेरे, हम सब के जहनों में। कोई भी सोच जो हमें वरीसम करे या हमें परेशान करे, वो सोच हमारे दिमाग को थकाएगी। सही, राइट। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि अगर मैं एक कप उठाती हूँ अपने हाथ में, तो वो कप मैं 1 मिनट उठा सकती हूँ आराम से, 5 मिनट उठा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं 10 मिनट या आधा घंटा उठाऊंगी तो मेरा हाथ जो है वो फ्रीज हो जाएगा। वो जो कप है वो स्ट्रेसर है, और वो जो हाथ है मेरा, वो मेरा दिमाग है। इट्स लाइक अ ब्रेन। तो दिमाग में जो सोचें हमारे आ रही हैं, वो अगर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं कि अभी मैं यहाँ से निकलूंगी तो कुछ हैपन हो जाएगा, समथिंग विल हैपन, अगर इस तरह की वरीडसम सोचें हैं, तो वो हमें टायर्ड करती हैं, हमें थकाती हैं, जहनी तौर पे हमें और जिस्मानी तौर पे थकाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, लेकिन इसके लिए जाहिर है बहुत कम लोग हैं जो किसी डॉक्टर के पास आते हों। लोग डॉक्टर के पास तो कभी, हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट का उतना रुझान नहीं है, यहाँ तो बेसिक बड़ी बड़ी तकालीफ हो जाती हैं, लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास, तो ये साइकोलॉजिस्ट तो मेरे ख्याल में हम सोचते ही नहीं है कि जी कोई जहनी मर्ज के लिए जाना है। तो आज आप लोगों को ये बताइए कि कैसे उनको अपने आप को ट्रेन करना है, या कैसे इस मसले से निकलना है। ख़वातीन हैं, उनको घरेलू मसाइल, सास ने कह दिया, हस्बैंड ने कह दिया, बच्चे ने ये कर दिया, या जो कुछ भी मसाइल हैं, या अम्मी के यहाँ से टेंशन हो गई कोई, जो कुछ भी है वो उनके जहन में चलता रहता है, नींद नहीं आती। मर्द हजरात को यूजुअली प्रोफेशनल टेंशन्स, फाइनेंशियल टेंशन्स, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये तमाम चीज़ों से अपने आप को, ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हमें शट डाउन करना होगा कहीं ना कहीं, वो कैसे करेंगे?
देखिए, पहले तो सबसे पहले जो मैं अपने क्लाइंट से क्वेश्चन करती हूँ, एक नॉर्मली भी अगर मेरे को जानने वाले भी हैं उनसे भी क्वेश्चन करूँ कि आप पूरे दिन में अपने आप को कितना टाइम देती हैं, ये क्वेश्चन मी तो टाइम। आप या मी टाइम अच्छा, आधे सही। घंटा या 1 घंटे का पूरे दिन में, तो ये क्वेश्चन ही उनको बहुत सारे क्वेश्चंस में डाल देता है कि मैं अपने आप को कितना टाइम देती हूँ। अगर हम सब अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि आप अपने आप को दिन में कम से कम मिनिमम 1 आवर दें, और ये वो 1 घंटा होना चाहिए कि जिसमें आप अपने पसंद की जो चाहे एक्टिविटी करें। अच्छा। आपने कुछ अच्छा खाना है, बाहर जाना है, किसी से बात करनी है, गॉसिप करनी है, सुकून से बैठना है, ड्रामा फिल्म देखना है। कुछ भी, एनीथिंग। हाँ। अच्छा, ये ब्रेक बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट टेक्स अवे फ्रॉम आवर वरीज। प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं लेकिन टाइम लेती हैं। आजकल का ऐसा दौर आ गया है कि इम्पल्सिविटी लोगों में बढ़ गई है, यानी जल्दी 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 जल्दी, मसला भी जल्दी हल हो। और ये इस वजह से भी है कि अब हमारा जो मॉडर्न दौर है, यहाँ पर हर चीज़ एक जो है वो बटन के ऊपर चल रही होती है। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हर चीज़ रिमोट से चले, उसी तरीके से हमारे प्रॉब्लम्स भी इसी तरीके से हम फ्री ऑफ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन सब सबर possible नहीं है, इंतजार नहीं कर सकते। इंतजार नहीं है, तो ये इम्पल्सिविटी है। अब आपने ये बात कही कि बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि वो माहिर नफ्सियात के पास ना आए क्योंकि ये एक सोशलिस्टिक में जाहिर सी बात है कि आप जा रहे हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस थोड़ी बहुत अभी है कि वो आ भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं जाते तो वो कंट्रोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। दे आर टेकिंग coping up with कोपिंग this, हाँ। अच्छा, अब कोप करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप 1 घंटा अपने आप को दें पूरे 24 घंटे में, ठीक है। दूसरा, आप कोशिश अच्छा करें। डॉक्टर साहबा, इसी पे इतने सवालात वो आप सही कह रही हैं, लोगों के आ गए कि जी मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो खाना बना रही होती हूँ, फिर बच्चे देख रही होती हूँ, ये कर रही होती हूँ, वो कर रही होती हूँ। तो इसमें आप कोई पीस ऑफ थॉट भी देती जाइए, जैसे कि मुझे लगता है कि ये जो मी टाइम है ये आप वॉक पे भी जा सकती हैं, उस पे वॉक पे आप ये मी टाइम कर सकती हैं। अगर आपको रीडिंग का शौक है तो रीडिंग पे कर सकती हैं। उस वक्त आपको खुसूसी तौर पे अपने लिए वो गोशा कोई पकड़ना होगा या कोई एहतमाम करना होगा। हम जो कहते हैं कि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता, ये एक्सक्यूज अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। एग्जैक्टली, कोई ना कोई एक्टिविटी। वही मैं दूसरी सोल्यूशन की तरफ आ रही थी कि आपकी कोई हॉबी होगी। खवातीन जब शादी हो जाती हैं, घर पे चले जाती हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी एक्टिविटीज, तो जाहिर सी बात है उनको तो आधा घंटा भी मुश्किल से, लेकिन करना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर मेडिकेशन पर लोग आ जाते हैं। ठीक है, मेडिसिन किस चीज के लेंगे? बीपी की, हाइपरटेंशन की, क्योंकि स्ट्रेस कॉज कर रहा है ना वो पूरा। आपका ब्लड प्रेशर जब ब्लो अप होगा तो फिर क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने आप को टाइम तो देते चले जा रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि क्रिएटिविटी किस तरीके से आप लेकर आएंगे इस टाइम के अंदर। इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं आप कि आपका टाइम भी उसमें इन्वॉल्व हो, क्रिएट, और ऐसा करें जिससे आपको अच्छा लगे ना, सबको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगे, यानी आप जो टाइम अपने साथ स्पेंड कर रहे हैं। उसके अंदर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपकी कोई ऐसी हॉबी कि जिससे आप थोड़ी सी अर्निंग भी कर सकें। जैसे खवातीन आजकल बहुत इंटरनेट पे देखा जाता है कि वो डिजाइनिंग कर रही हैं, वो उस पे सेलिंग कर रही हैं। तो ये मैं बड़े शौक से देखती हूँ उनको जो सेल कर रहा होता है, और यूजुअली मेरे घर वाले हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन मैं यूजुअली ये वाले जो सेशंस होते हैं मैं बड़े शौक से देखती हूँ कि क्या क्या सेल कर रहे हैं। और अब तो हर चीज़ सेल हो रही है। ये खवातीन का जो आपने कहा, ये बड़ा अच्छा है कि घर से ही उन्होंने अपनी शॉप्स का इंट्रोडक्शन किया हुआ है, और घरेलू आइटम से लेकर कपड़ों से लेकर व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब चीज़ अवेलेबल है। फिर इसके अलावा बच्चों के ऊपर एग्रेशन इनका अल्टीमेटली आता है अगर ऐसा नहीं होता तो। ठीक है, ये बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा होता है कि बच्चों के ऊपर उनका एंगर निकलता है, क्योंकि अगर खवातीन खुद रेस्ट नहीं लेंगी तो फिर वो एग्रेशन कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं तो मुंतकिल होगा। वही है ना, वो हस्बैंड से, बॉस से हस्बैंड में आया, हस्बैंड से बेगम में गया, बेगम से बच्चों में गया, बच्चे से वो किसी जानवर में गया, और फिर उसी जानवर ने जो है वो बॉस को काट लिया। सो ये एक चेन है जो घूम फिर के आपकी तरफ आ जाती है। यंगस्टर्स में भी बहुत ज्यादा ये है, बहुत ज्यादा है। और अनफॉर्चुनेट है। हाँ, वो तो है। और वो वो अपने तरीके से कोपिंग करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो कोपिंग स्ट्रेटेजी पर बहुत होता है। जैसे मैंने कहा, जेनेटिक इसलिए हो सकता है क्योंकि अब मदर को था रहा है कोई इशू, या फादर को रहा है, या उनकी फैमिली में मैटरनल या पैटर्नल में कहीं रहा है, तो फिर प्रोन टू डेवलप है ना। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे अंदर पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंटल अगर स्टिमुलस ट्रिगर करेगा तो वहां पर वो अराउज हो जाएगा, वहां पर वो पैदा हो जाएगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा कूल एंड काम नजर आते हैं, उन्होंने जरूरी नहीं कि ज्यादा मेहनत की हुई हो अपने ऊपर, उनका जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। फिर एनवायरनमेंट में आप ये देख रहे हैं कि आप बाहर निकलें तो कितना ट्रैफिक है, कितना पोल्यूशन है, कितने स्ट्रेसर्स हैं वैसे यूजुअली वर्क प्लेस पर, इधर उधर। आपको या किसी को भी
सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि इसको स्विच करना पड़ेगा सोच को। इसका मैं तरीका बताती हूँ कि आप एक सोच से दूसरी सोच पे कैसे स्विच हो। और स्ट्रेस यही क्रिएट बिल्कुल, करता है बिल्कुल, कि बिल्कुल सुबह बताइए। से एक बात किसी ने कही फ़ोन पर, फ़ोन आया, आपने फ़ोन उठाया, किसी ने कोई बात कही, या वैसे ही चलते फिरते किसी ने कोई एक कमेंट कर दिया तो पूरे दिन चिपका रहेगा दिमाग में, वो स्टिक हो जाएगा। तो उसको आपने ओवरकम करना है डीप ब्रीथिंग से। किस तरह से आप अच्छा, करेंगे? ओके। डीप ब्रीथिंग इज वन ऑफ द द फैक्टर के जिसके जरिए हम स्विच कर सकते हैं अपनी सोचों को। एक तो ये है कि आप डीप ब्रीथ करें, इनहेल करें मुंह नाक के जरिए, और एक्सेल करें माउथ के जरिए। ये डीप हो गया आपका, ठीक है। इसके आपने 5 सेट करने हैं और हर सेट में 5 टाइम्स आपने डीप ब्रीथ करना है। ठीक है। एक तो इसका ये तरीका हो गया। अच्छा, डीप ब्रीदिंग में आप लोग एक चीज़ नोटिस भी कीजिएगा कि वो जब आप इनहेल कर रहे होते हैं, सांस आपके अंदर जा रहा होता है, तो वो पेट तक जाना चाहिए। एग्जैक्टली हम जो है वो हाफ बॉडी तक उसको जाने देते हैं, और क्योंकि हम सब में ये एंजाइटी है कि हमारा पेट बढ़ ना जाए, तो जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो थोड़ी हवा भरती है, सो उसको आपके पेट तक जाना चाहिए, फिर उसका फायदा होगा। इसका मैं प्रोसेस बता देती हूँ कि हमारे जो लंग्स का फंक्शन है वो यूं है। दिस इज अ नॉर्मल फंक्शन कि यूं होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम चूंकि हर चीज अब सुपरफिशियल कर रहे हैं तो हमारी यहाँ तक डीप ब्रीथ होती है। हाँ, ये this is थोड़ा the सा उसको, superficial। हाँ। यहाँ तक हम ब्रीथ ले रहे हैं, थोड़ी सी मिडल ब्रीथ हो जाएगी तो यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। जो डीप होगी तो वो यहाँ तक जाएगी। तो लंग्स को यूं मिलना जरूरी है, वो हम नहीं करते। विद दैट वी डोंट। हाँ। अब वो जो है ना कि आप बैठे हैं, खड़े खड़े भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब पूरा ग्रुप लोग देखें आपको खड़े होके कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ। आप खड़े होके भी कर सकते हैं ये, बस आपको एक ब्रेक चाहिए। जब आप ये डीप ब्रीथ करेंगे तो आप देखेंगे कि वेयर इट गॉन, कि कहाँ चलेगी सोच। अच्छा, या। कितनी दफ़ा ये डीप ब्रेथ्स करने हैं आपको? ये 5 सेट करने हैं 5 दफा। अच्छा। यानी कि Different timings पे आप कर टाइमिंग्स लें। में, जैसे कि आपने एक मॉर्निंग में कर लिया, जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स को बता रही होती हूँ कि आप 5 नमाजों के टाइमिंग्स में इसको सेट कर लें कि फजर, ज़ोहर, मगरिब, इशा। या आपने बड़ी रेलेवेंट बात की, क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले देख रही थी कि सबीना खत्री भी यही बता रही थी, जिनका स्कूल है, बड़ी नोन पर्सनालिटी हैं वो, लियारी में जिस तरह उन्होंने काम किया है गरीब बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए। सो शी वाज आल्सो सेइंग दैट कि अजान के टाइम पे आप, क्योंकि आपको कहा भी गया है दीन में कि आपने खामोश रहना है उस वक्त, तो ये बड़ा अच्छा है कि उस वक्त आप डीप ब्रेथ्स लें, और आपकी तरफ से ये बहुत अच्छा सोल्यूशन माशाल्लाह से आया है। एक ब्रेक आ गया यहाँ पर, और देखें कि क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो कुदरत के कवानीन को ज़्यादा अच्छी तरह फॉलो कर रहा होता है, तो छोटे बच्चे जब सांस लेते हैं तो आप देखा करें कि उनका पेट जिस तरह आगे पीछे हो रहा होता है, एक्चुअली तरीका वो है सांस लेने का। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर सैयदा दानिश अहमद स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमारे एक और माहिर नफ्सियात, और जिनकी बात और जिनके अंदाज से जी मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल, अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद। जी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, आज तो आप हमें कोई फार्मूला बताएं जिससे हमारे जहनों में या हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ सके। हमारे जहनों में जो इस्तराब है, जो शोर है, जो अक्सर लोगों को सोने नहीं देता, ज़िंदगी में रिलैक्स नहीं होने देता, खुश नहीं होने देता, इस इस्तराब से या इस गहमा गहमी से अपना स्विच ऑफ कैसे करें? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से दिल का काम ये है कि वो धड़के और खून को पंप करे खून की शरियानों में, और फेफड़े का काम ये है कि वो फैले और सुकड़े और हवा जो है उसके अंदर जाए ताकि ऑक्सीजन खून शामिल हो जाए। इसी तरीके से दिमाग का काम है सोचना। तो हम में से कभी किसी का ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मेरा दिल क्यों धड़क रहा है या मेरे फेफड़े क्यों ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये बात हमें समझ में नहीं आती कि हमारे जहन में ये क्यों सवाल आता है कि मेरा दिमाग सोच रहा है। दिमाग का काम सोचना है। अब मसला ये है कि दिमाग जो कुछ सोच रहा है वो हमारे इख्तियार में नहीं है। उसके इख्तियार में ना होने की वजह से हमें ये लगता है कि हमारे दिमाग में बहुत शोर हो रहा है। इसके लिए थोड़ी सी हमें दिमाग की, हमारा जो ब्रेन है, इसकी फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। वो ये है कि हमारे पास जितना डाटा बाहर से आता है,
हमारे 5 जो हिस्स हैं उनके जरिए से, देखने से, सुनने से, सूंघने से, महसूस करने से, वो जब आता है हमारे अंदर तो हमारे दिमाग के अंदर वो स्टोर हो जाता है ठीक है। और अंदर एक बन जाते हैं और उस डाटा के हिसाब से और पहले जो हमारी ऑलरेडी कंडीशनिंग हुई है उसके हिसाब से हमारे दिमाग में एक मेमोरी बन जाती है। इसके अलावा हमारे दिमाग में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है कि जो चीज नजर आ रही है उसके बारे में तो हम सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, मगर जो हमें नजर नहीं भी आ रहा हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं, जिसको इमेजिनेशन कहते हैं। ठीक है। लिहाजा जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो सेंटर में मैं और आप और डॉक्टर साहबा हम बैठे हुए हैं। ये है लम्हा मौजूद जी। और उससे पीछे एक बेशुमार बहुत गहरे समंदर की तरह है मेमोरी और उसके दूसरी तरफ हमारी इमेजिनेशन है जो कि मुस्तकबिल में मौजूद है। सही। होता यह है कि हम तरबियत याफ्ता नहीं हैं। हमें मैं क्या तरबियत, वो मैं अर्ज करता हूं कि वो क्या जी, है। जी। वो तरबियत ये है कि हमें बचपन से फोकस करना नहीं सिखाया गया, यानी हमें तवज्जो देना नहीं सिखाया गया। क्योंकि हमें फोकस करना नहीं आता तो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं ना तो मैं साथ ये भी सोच रहा हूं कि बाहर 6 मरीज बैठे हुए हैं तो वो कहीं इंतजार ना कर रहे हों और वो ये, और साथ में ये भी सोच रहा हूं कि अभी रात को मैंने डिनर पे जाना है तो उसके लिए मैं कौन से कपड़े पहनूंगा। जी बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा है कि 4 दिन पहले मेरी जिससे लड़ाई हुई थी तो उसने बहुत बदतमीजी की थी। तो असल में जो आप बता रही हैं ना कि हमारे दिमाग में शोर है, लम्हा मौजूद में कोई शोर नहीं होता। इस वक्त अगर मुझे फोकस करना आए और मैं सिर्फ नुसरत हारिस साहिबा की बात पर फोकस करूं तो ना मेमोरी मेरे पास होगी ना इमेजिनेशन मेरे पास होगी। जितनी मेरी एबिलिटीज हैं वो बेस्ट ऑफ एबिलिटी मैं परफॉर्म कर रहा हूंगा आपके सवाल को जवाब देने के लिए। लेकिन चूंकि मैं फोकस के लिए ट्रेन नहीं हूं तो मैं बात तो आपसे कर रहा हूं मगर साथ में अपने उन मुसीबतों को अपने साथ घसीट रहा हूं जो कि माजी में थी और मुस्तकबिल में थी। ये तो है इसका मुख्तसर बैकग्राउंड। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमें फोकस करना बाकायदा एक लर्नेबल स्किल के तौर पर सीखना पड़ेगा। ये मेरी आपके 5 मिनट के प्रोग्राम, हमारी ये 10 मिनट की डिस्कशन में और जो हमारी मोहतरम डॉक्टर साहबा बैठी हैं उनकी डिस्कशन से, बात के सुनने से नहीं होगा। जैसे अगर आप वजन कम करने की कोई टेक्निक्स हम 1 घंटा डिस्कस करते रहें तो ये नहीं होगा कि शाम को मेरा वजन 2 किलोग्राम कम होगा, मुझे उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी बात खत्म इस तरह करता हूं कि हम सबको फोकस करना एक स्किल के तौर पर एक माहिर से सीखना पड़ेगा और वो स्किल्स मौजूद हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा दोहरा भी दूंगा। जी जी डॉक्टर साहब, लेकिन ये जिस तरह आपने कहा हम हमेशा ट्रेनिंग से और सीखने से भागते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसा सेक्टर है हमारी सोसाइटी में जो सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, लेकिन वैसे आमतौर से हम कोशिश करते हैं कि जहाँ सीखने की बात आए वहाँ शॉर्टकट्स में चले जाएं। तो इसकी भी वजाहत फरमा दीजिए कि ये जो फोकस सीखना होता है ये कितना ड्यूरेशन का होता है, इसमें क्या मेहनत दरकार होती है या इसके लिए क्या आपको करने की ज़रूरत है? देखिए ना, ये मेरा ये मसल जो है ना ये कमजोर है। अगर मैं रोजाना 50 दफा ऐसे करूं सुबह के वक्त तो ये पहले की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं ये हर नमाज के बाद 50 दफा करूं तो और स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर मैं इसके साथ 2 किलोग्राम वजन लेके करना शुरू कर दूं तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जिस तरीके से हमारे मसल ट्रेनिंग से बिल्डअप हो जाते हैं इसी तरीके से हमारी फोकस करने की एबिलिटी भी ट्रेनिंग से फिक्स हो जाती है। अगर हमारे जो सुनने वाले हैं, मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। अल्लाह पाक ने हमें 5 वक्त नमाज फर्ज की है। अगर हम नमाज के वक्त सिर्फ ये याद रखें, मैं एक सिंपल सा टेक्निक जो मैं फॉलो करता हूँ कि नमाज पढ़ते वक्त हम सिर्फ ये जहन में रखें कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। जी बेशक। इस टेक्निक, इससे भी आसान टेक्निक, हम तस्वुर में आए कि हम खाना काबा में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मजहबी हवाले से इसको समझना आसान है। जी। अच्छा, इसके अलावा आप सिंपल चुप करके बैठ जाएं और चुप करके जो भी ख्यालात आ रहे हैं उनको आने दें। आंखें बंद करके आपकी बैक अपराइट हो, आप अपनी ब्रीदिंग की तरफ गौर करते हैं। यानी देखिए, मैं आपको 15 सेकंड में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। जी। आंखें बंद करके सिर्फ ये देखें कि ये सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, सांस आ रहा है और सांस। असल में और बहुत सी टेक्निक्स भी हो सकती हैं। असल पर्पस ये है कि हम किसी एक काम पर मरकूज हो। जी जी। जब हम उसको फोकस करेंगे
तो वो हमें कुछ वक्त के लिए 24 घंटे में से 10 मिनट हम उसकी मशक करेंगे। यानी हमने 10 दफा ऐसे करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये 10 मिनट करने से अगले दिन आपके सारे ख्यालात नहीं उड़ जाएंगे, क्योंकि बाकी 23 घंटे और 50 मिनट तो हम उसी मुसीबत में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब वो मश्क के तौर पर करते रहेंगे, मश्क के तौर पे करते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आ जाएगा। ये है बिल्कुल एक बात। दूसरी बड़ी आसान टेक्निक ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी जिंदगी में कौन सा ऐसा शख्स है जिसके साथ मेरा ज्यादा वक्त गुजरता है। हो सकता है आपका स्पाउस, हो सकता है आपका बॉस, हो सकता है कोई आपका कुलीग, हो सकता है आपका फ्रेंड। आप ये दिल में ये फैसला करें कि इस शख्स से मैं जब भी मिलूंगा और जब इससे बात करूंगा या करूंगी, तो मैं सिर्फ इस बात को तवज्जो से देखूं। सही। और अगर फर्ज करें आप ये फैसला अपने स्पाउस के बारे में करते हैं, तो आपको फोकस के अलावा आपके बहुत से और घरेलू मसाइल भी हल हो जाएंगे। वो हल हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। आपको तो ये दो टेक्निक्स हैं जो मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ। एक तो यह है कि मुख्तस करके वक्त निकाल के 10 मिनट से शुरू करें, और अगर आप नुसरत आज करें ना, आप देखेंगे 10 मिनट 10 घंटों में गुजरेंगे। आप एक अलार्म लगा के बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये। वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बॉडी बिल्ड वेरी डिफिकल्ट, K2 पे चढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इट इज वेरी एंजॉयबल एज वेल। तो ये दो टेक्निक हैं, सही। लेकिन ये बहुत मुख्तसर सी बात मैंने आपको अर्ज की है। इसकी फर्दर डिटेल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अहम बात भी आज बताई है, क्योंकि अब जब आप स्कूल्स में जाते हैं तो छोटे बच्चे या उनकी पीटीएम्स जब होती हैं तो अक्सर टीचर्स की जानिब से भी सुनने को मिलता है कि जी कंसंट्रेशन इनकी उस तरह से नहीं है या फोकस मेंटेन नहीं रहता। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरे ख्याल में अपने आप में एक अलग टॉपिक है और इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि वो लोग जो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, कैसे आप डिटैच कर सकते हैं ये तमाम चीज़ों से जो आपके जहन में चल रही हैं, और आप रात को सुकून से सो जाएं, यानी 5 मिनट में 10 मिनट में आपको नींद आ जाए। जो लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे तो इतने ख्यालात आ रहे थे और सब मेरे जहन में चल रहा था और मुझे नींद नहीं आती, तो रात के लिए कोई फॉर्मूला है? देखिए, नींद के लिए एक तो बड़ा जरूरी याद रखने की बात है कि नींद एक पैसिव एक्टिविटी नहीं है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। अच्छा। हम समझते हैं सारा दिन मैंने काम किया, मैंने दफ्तर में काम किया, मैंने घर में बहुत काम किया, तो अब मैं ये एक्टिव काम था, अब मैं पैसिव काम करने के लिए सोने जा रहा हूं। नींद एक्टिव काम भी नहीं है, नींद सुपर एक्टिव काम है। जैसे फर्ज करें आप दफ्तर में आते हैं, उस फाइल पे साइन किया, उस पे काम किया, उधर किया, उसके बाद आप उन तमाम फाइलों को तरतीब से अलमारी में रखते हैं कि ये फाइनेंस वाली फाइलें हैं, ये फलानी वाली फाइलें, ये फलानी वाली फाइलें। जब हम रात को सोते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी फिजिकल एनर्जीज जो हैं वो दोबारा से फिलअप हो रही होती हैं, बल्कि हमारी सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज जो हैं वो रात को तरतीब में आ रही होती हैं। ठीक है। एक तो ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आप खाना एक तो जल्दी से खाएं, खड़ल खड़ल करके ऐसे जल्दी से प्लेट में डाली यूं करके खा लें। एक है खाने को एहतमाम के साथ खाएं, प्रॉपर दस्तरखान बिछाया, हाथ धोए, बिस्मिल्लाह पढ़ी, चम्मच को तरतीब से रखा, सैलड भी साथ मौजूद था, पानी भी, एहतमाम करना। नींद के लिए भी एहतमाम करने की जरूरत है। जब आप तो जो नींद का कमरा होना चाहिए ना, ख्वाबगाह, वो आपके घर का सबसे कंफर्टेबल कमरा होना चाहिए। बेशक। उस कमरे के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सोने वाले कमरे में टीवी का मतलब ये है, सोने वाले कमरे में कि आपने नियत की हुई है कि आपने आराम से नहीं सोना। सोने वाले कमरे में किसी किस्म की कोई स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, चार्जर का बटन भी नहीं होना चाहिए, चार्जर भी दूसरे कमरे में पड़ा होना चाहिए, साथ मोबाइल नहीं होना चाहिए। इसको टेक्निकल टर्म्स में हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। ओके। आपने अच्छा, दूसरी बात यह कि सोने से कम 2 घंटे पहले तक आपने कुछ ना खाया हो, यानी आप हंग्री तो ना हो मगर एम्प्टी स्टमक। यानी अगर आप करें दावत में जाएं और रात के 11 बजे आपको खाना मिले, अगर आप कराची में रहते हैं फिर तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, और फिर आप 12:30 बजे घर आएं और आके 1 बजे सो जाएं, तो उस वक्त आपका सारा ब्लड आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में होगा। तो मैं टाइम की वजह से मैं मोटी स्लीप को एक सेरेमनी के तौर पर, एक सेलिब्रेशन के तौर पर, एक प्लेजरेबल एक्टिविटी के तौर पर किया जाए। इससे पहले ढीले डाले कपड़े पहने जाएं। बहुत बेहतर है शावर कर ले लिया जाए। आपका जो कमरा है वो बहुत तकिया आपका कंफर्टेबल होना चाहिए। जिस रंग की चादरें वगैरह आपके कमरे में है वो लाइट कलर की चादरें वगैरह होनी चाहिए। अच्छा। और एक
हल्की सी एक्सरसाइज भी अगर कर ली जाए, यानी सिंपल स्ट्रेचिंग या सिंपल जो है मूवमेंट, तो वो भी बहुत मदद करती है। तो ये डॉक्टर सारी साहब, बातें लोग हैं समझते हैं कि स्ट्रेचिंग करने से या एक्सरसाइज करने से तो नींद उड़ जाएगी, हम एक्टिव हो जाएंगे, या चाय पीने से नींद उड़ जाएगी। ये तो हर एक का एक इंडिविजुअल भी वेरी करता हाँ। है कि किसको क्या करता है, लेकिन ये कि जर्नल जो गाइडलाइन है वो यही है कि आपका स्टमक एम्प्टी हो, कम से कम 2 घंटे का वक्फा हो सोने और उसमें, और सोने को इत्मीनान के तौर पे किया जाए। और खास तौर पर जो लोग शिकायत करते हैं ना कि हमें नींद सही नहीं आती, वो अगर एक बात मान लें कि अपने आप को स्क्रीन से दूर कर लें, सोने से 2-3 बिल्कुल घंटे सही पहले बात तक, है, बिल्कुल सही बात फिर है। उनको नींद आ जाए। फिर उनको नींद। आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब, अपना भी कोई फॉर्मूला बताएं, लोग आपकी बातें बहुत सुनते रहते हैं, सो आप क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए? एक तो सुबह के वक्त मैं आपको अपनी रूटीन बता देता हूँ। एक तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालना बहुत जरूरी है। जी जी। अल्लाह ताला ने कुरान की आयात मौजूद हैं, जो हमारी साइकोलॉजी है वो सारी ये मैडम बैठी हैं आपको बताएंगी। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग की जो डेवलपमेंट की है ना, उसके अंदर 2 तरह के डिफरेंट हार्मोन्स हैं और केमिकल्स हैं जो हमें एक्टिव करते हैं और हमें लेस एक्टिव करते हैं। एक का नाम मेलाटोनिन जी। एक, और इसके अलावा एक का नाम है एरेक्सिन। और इन सब का ताल्लुक सूरज की रोशनी के साथ है। बेशक। वो रोशनी जो हमारी आंखों में आती है, तो यहाँ से एक पीनियल बॉडी है, वो वहां जाती है, जिससे हमारी बॉडी में एक रिदम डेवलप होता है जिसके सर्केडियन रिदम कहते हैं। इसीलिए फर्ज करें आप 14 घंटे की फ्लाइट के बाद अमेरिका में चले जाएं, तो आपके नींद का पैटर्न बिल्कुल खराब हो जाता है, जिसे जेट लैग कहते हैं, जी। क्योंकि आपका दिमाग उसी टाइम के ऊपर एडजस्ट होता है। तो बाई डिफॉल्ट हमारे पैदा करने वाले ने हमारा सिस्टम यही रखा है कि हम तकरीबन 9-10 बजे सो जाएं। और जब अभी सूरज नहीं उगा होगा, जब हमें थोड़ी सी रोशनी नजर आती है, तो हम उस वक्त उठ जाएं। तो अगर आप सुबह उस टाइम पर नहीं, फजर से कुछ देर पहले उठ जाएं, ये तभी मुमकिन होगा ना कि आप रात जब को आप जल्दी जल्दी सोएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक सुबह उठें, उठते ही सबसे पहले आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, विच इज वेरी सिंपल। 5 मिनट 10 मिनट के लिए, अब वैसे आपको YouTube में मिल भी जाएंगी, लेकिन बेसिकली बॉडी के सारे मसल्स को, क्योंकि जब सो के उठते हैं ना, हमारी बॉडी थोड़ी सी लल में होती है, तो आप जल्दी से उसको एक्टिव कर लें थोड़ा सा 5-1 मिनट में। उसके बाद जो हमारी जो मामूल है, आप ब्रश करें, फजर की नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ने के बाद मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तमाम स्कूलों के हेडमास्टर्स को और प्रिंसिपल्स को लिखूं कि आप योगा या मेडिटेशन, ये कोई मजहबी बात आपको नहीं बता, बिल्कुल सही बात है। मेडिटेशन जो है वो पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। हमारे घर के अंदर सारे लोग बैठते हैं, इसको मुराकबा भी कहते हैं, इसको चुप करके बैठना भी कहते हैं। असल में हम चुप नहीं करते, हमारे बाहर इतना शुभ है, अंदर इतना शुभ है। तो 15 मिनट आप बेटा कल से इसको ट्राई करके देखें। उसके बाद आप 15 मिनट के लिए सिर्फ खामोश हो जाएं और कुछ ना करें। बिल्कुल। और उसके बाद अपने रोज के मामूलात आप शुरू कर दें। और मैं अमूमन ये करता हूं कि जितना मेरा काम है ना कम्युनिकेशन का, यानी ईमेल्स मैंने देनी है, जो मेरे मैसेजेस आने हैं, मैंने किसी के साथ और कम्युनिकेशन करनी है, या कुछ लिखने पढ़ने का थोड़ा सा काम है मेरा, कहीं कुछ आर्टिकल भेजना है कुछ, वो मैं ये सुबह उठकर नाश्ते से पहले कर ले। सही, क्रिएटिव काम जितना है वो बाय द टाइम मैं नाश्ता करके अपना काम शुरू करता हूं, तो मैं 2-3 घंटे का काम पहले कर चुका होता हूं। इसकी निस्बत अगर आप फर्ज करें, उठते ही 11 बजे हैं जी, और वो जो अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी तवानाई हमें दी थी, वो सारे 4-5 घंटे हम सो के गुजार देते हैं और उस सनलाइट को इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है ना। और फिर हम रात को लेट नाइट तक अंधेरे में काम करते रहते हैं और आर्टिफिशियल लाइट को यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब, अगर आप आपका सॉरी जवाब लंबा हो गया, लेकिन जो बात अगर मैं एक बात कहूं तो वो ये है कि अगर हम सुबह जल्दी उठने की, आदत डालें, मॉर्निंग एक्सरसाइज करने की, और रात का खाना मगरिब के बाद खा लेना चाहिए, तो बेस्ट है। और ये ना हमें सिर्फ मुसीबत है, आप जरा ओवरसीज जाके देखिए, इंग्लैंड में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, 6 बजे के बाद सारी दुकानें सुनसान होती हैं और लोग 6:30 बजे डिनर करके फारिग हो जाते हैं। बिल्कुल। और सुबह में अर्ली वो सब उठते हैं, बच्चे स्कूल बहुत जल्दी जाते हैं, वहाँ पर दफातर बड़ी जल्दी, सारी मार्केट्स ओपन, सब कुछ हो जाता है। ये हमारे पास ये कि हमें रातें बड़ी पसंद हैं, तो रातों में लोग जागते हैं और दिन में जो है वो सोते हैं, कहते हैं दिन में उठा नहीं जाता सुबह में। डॉक्टर साहिबा, ये बड़ी अच्छी तरीके से डॉक्टर जावेद इकबाल ने भी अपना इनपुट दिया। जितनी जो हम ब्रेक पर भी बात कर रहे थे, एक दूसरे की बातों को, और खुसूसी तौर पे अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा स्पाउस है उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें,
स्पाउस ही वो शख्सियत है जिसकी बात आपको अगर दिल से लग गई या दिमाग में कोई आ गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है, एंड ऑब्वियसली यू आर सीइंग द पर्सन जब तक आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सारा कुछ। तो ऐसे केसेस में जहां पर आपका जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ ही है, तो उस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकते हैं? देखिए, पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप अपने तौर पे करने की कोशिश करें स्पाउस के साथ। अगर मेल को प्रॉब्लम है तो वो कोशिश करे कि वो खुद से इनिशिएट करे कि अंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक पार्टनर का सारा कसूर नहीं है या दूसरे का कसूर नहीं है, जिम्मेदारी दोनों के ऊपर इक्वल है। ये अगर दोनों समझ जाएं तो मसला यहाँ से रिजॉल्व होना स्टार्ट होगा कि सिर्फ एक का कसूर नहीं है, दोनों का कसूर हो सकता है सिचुएशन में। तो अंडरस्टैंड दोनों को करने की ज़रूरत है। अगर स्पाउस मेल यानी कि हस्बैंड के साथ खातून को कोई प्रॉब्लम है तो उनको ये चाहिए कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि थोड़ा सा उन्होंने कदम बढ़ाना है तो थोड़ा सा उन्होंने कदम बढ़ाना है। और अगर वो सामने से पहला इनिशिएट नहीं करेंगे हस्बैंड, तो वो बढ़ाती चली जाएं तो उनको रिजल्ट लेट आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। सही। और अपने मेंटल पीस को बरकरार रखने के लिए ये तमाम मेडिटेशंस जो इन्होंने बताई, और दूसरी बात ये कि अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा देखें कि कितनी वो प्योर है। ऑर्गेनिक तो खैर पॉसिबल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि एक तो वो एक्सपेंसिव होती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती उसकी, और इतनी ज़्यादा हैंडी नहीं है वो। लेकिन इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजीज़ हैं, उनकी वजह से भी हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी सोचों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। जी, जैसे अब तो बाहर का खाना, फास्ट फूड, ये तमाम चीज़ें बहुत कॉमन है। फास्ट फूड जो है वो एक्चुअली हमारे जहनी सेहत का दुश्मन है। फास्ट फूड जो है, ओके, फास्ट फूड, क्योंकि उसमें कैसा खाना होता है वो, उसमें फैट्स होते हैं, और फैट्स हमारी बॉडी को और ज़्यादा लेथार्जिक करते हैं, हमारे ब्रेन के सेल्स को डैमेज करते हैं। राइट? दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ। एक तो है सेरोटोनिन और एक डोपामाइन। ये हमारे ब्रेन में अगर इनका लेवल कम हो जाए या लो हो जाए तो इससे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, लो मूड शुरू हो जाता है। और आपने जो स्पाउस की हवाले से बात की, एक खातून जो मेंटली हेल्दी होंगी, फिजिकली हेल्दी होंगी, जंक फूड नहीं खाती होंगी और एक्सरसाइज करती होंगी, स्लीप अच्छी लेती होंगी, तो वो अपने स्पाउस की तरफ थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, एटीट्यूड रखेंगी, रिस्पॉन्ड करेंगी, बनस्बत उन खातून के जो जंक फूड लेती होंगी, स्लीप उनकी वेल नहीं होगी, उनके मुकाबले में इनका रिएक्शन थोड़ा सा ज़रा बेहतर होगा। ठीक है। सो हमारा क्योंकि ये सेशन हम क्लोज करने जा रहे हैं, डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगी, कोई टिप दे दीजिए। वैसे तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई लोगों को, लेकिन कोई और ज़िंदगी के ओवरऑल हवाले से कोई ऐसी टिप जो हम सब के लिए आजमूदा साबित हो सकती है, अपने घरों को लेकर, अपने पर्सनल तरीक़ाकार को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर? देखिए, बात यह है कि ज़िंदगी एक बहुत ही सीरियस एक्टिविटी है, और ये इसमें एक अहम बात यह है कि हमें जो वक्त मिला है बहुत महदूद वक्त मिला है, और ये वक्त जो है अगर हम इसको छोटे यूनिट्स में डिवाइड करें तो वो सांसों के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप रुपयों में अपनी तनख्वाह को कैलकुलेट कर सकते हैं और नीचे जाएं तो पैसों में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को सांसों में कैलकुलेट कर सकते हैं। सांस एक यूनिट है हमारी लाइफ का। जी जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है डॉक्टर साहब, जल्दी से आपने बात को कंक्लूड करना होगा। सॉरी, जल्दी से बात ये है कि हम अपनी जिंदगी को प्लान करके गुजारें। जी, अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं तो आप उसका नक्शा बनाते हैं, आर्किटेक्चरल प्लान बनाते हैं, उसके हिसाब से आप करते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी बगैर प्लानिंग के गुजर रही है, हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, सुबह उठते हैं और एट रैंडम जो दिल में आता है करते जाते हैं। तो हमें जिंदगी को बहुत एहतमाम से एक प्लान बनाकर, ताकि जिस प्लान में हम अपनी फिजिकलिटी, इंटेलेक्ट, इमोशनैलिटी और स्पिरिचुअलिटी को एड्रेस कर सकें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है और उम्मीद करते हैं कि ये जितना मुफीद सेशन हुआ, इससे बहुत सी बातें आपने ज़रूर सोची होंगी, सुनी होंगी, और आप इसे अपनाने की कोशिश भी करेंगे। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। और डॉक्टर साहिबा तो हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप कॉल करके अपना कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम इनसे डिस्कस करना चाहें तो मोर देन वेलकम, आप हमें कॉल कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहिबा के साथ साथ आज हमारे पास एक बड़ी ही प्यारी गेस्ट हैं। वैसे तो ये हमारा, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि सिंगिंग रेलिवेंट टॉपिक था, हमारी एक और मेहमान ने भी आना था लेकिन वो कुछ शायद इश्यूज़ की वजह से नहीं पहुँच पाई हैं अब तक। नेवरदलेस हमारे पास एक और जो आज सिंगर मौजूद हैं, बहुत कम उम्र में, 14 साल की उम्र में वो बहुत अच्छा गाना गाती हैं। ऐसा तो आपने पहले भी बहुत सारे लोगों के हवाले से सुना होगा, मगर इनकी खासियत ये है कि इनकी आवाज़ एक इंटरनेशनल लेजेंड से मिलती है। इंडो पाक का एक बहुत बड़ा नाम लता मंगेशकर साहिबा, उनकी आवाज़ से इनकी आवाज़ मिलती है। जब गाएंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ अलिशबा आमिर मौजूद हैं, 9th क्लास की स्टूडेंट हैं, 14 साल की हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा अलिशबा, ये बताइए कि भाई ये कब पता चला कि आपकी आवाज़ ऐसी है, इतनी डिफरेंट है? कब घर में आपने पहले ऐसी चलते फिरते कोई जिंगल गा लिया था, कोई गाना गा लिया था, तब माँ बाप को लगा कि हाँ जी ये गाना गा सकती हैं? नहीं, देखें, मैं शुरू में जब सिंगिंग किया करती थी, जब मैं 7-8 इयर्स की थी, और उसके बाद फिर मेरे फादर भी सिंगिंग करते हैं, मतलब अच्छा। बाय प्रोफेशन तो वो लॉयर हैं, लेकिन वो शौकिया जैसे गाते हैं घर वगैरह में या फैमिली गैदरिंग्स में, तो उनको भी देख के मुझे शौक हुआ। दैन उसके बाद जब मैं 12-13 इयर्स की हुई, तब मुझे लोगों ने कहना शुरू किया कि मेरी वॉइस जो है वो लता मंगेशकर जी से रिसेंबल करती है। फिर शायद मुझे लगा कि हाँ, शायद कहीं थोड़ी बहुत करती है। तो ये बात हम मज़ीद करते जाएंगे डॉक्टर साहिबा को और आप सबको। पहले हम सुनाएं कि जो हम बात कह रहे हैं वो कितनी उसमें हकीकत है। जी अलिशबा, कोई गाना तो सुनाएं हमें। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी, वाह, तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू बारे सफर, मैं खिजा की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। थैंक यू सो मच। वाह वाह भाई, जबरदस्त। और हम तो सब हैरान हो रहे हैं हमारे, मुझे लग रहा था सामने देख के कैमरामैन तो खास तौर पे हैरान हो रहे थे। हाँ भाई, सब हैरान हो रहे हैं। मुझे खुद बड़ी हैरत हुई कि आवाज़ बिल्कुल ही एक डिफरेंट टेंजेंट पे है, बहुत ही डिफरेंट। मैं अभी इनकी वालदा से पूछ रही थी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, कि क्या उनकी आवाज़ है, क्योंकि यूजुअली लड़कियों की आवाज़ अपनी वालदा से मिल रही होती है और लड़कों की आवाज़ अपने अब्बा से मिल रही होती है। तो घर में किसी और की आवाज़, ख़ानदान में कहीं दूर परे रिश्तेदारों में ऐसी है या सिर्फ तुम्हारी ऐसी आवाज़ है? नहीं, अगर मैं लड़कियों में बात करूं तो सिर्फ मेरी है, और बाकी मेरे फादर सिंगिंग करते हैं, और मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी, उसने भी अभी मतलब शुरू की है, क्योंकि अभी छोटी है ज़रा, इसलिए। तो उसकी आवाज़ तुमसे कहीं मिलती जुलती है? नहीं, अभी तो बहुत छोटी है, वो 5 इयर्स की है। अच्छा, ओके। तो ये पहली दफ़ा कौन सा ऐसा फोरम था जहां तुमने गाया और लोग हैरान हो गए? घर वालों को तो चलो पता चल गया, या लोग सुनते थे, बोलते थे, तो कैसे ये, जैसे आप मीडिया में आई हैं और लोगों को आपके बारे में पता चल रहा है, वो पॉइंट कौन सा था? एक्चुअली मैंने एक वैसी वीडियो पोस्ट करी थी फेसबुक पे। अच्छा। उसके बाद मीडिया ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जो मीडिया है वो हम जैसे अपकमिंग सिंगर्स को इतना अप्रोच कर रहा है, इतना अप्रिशिएट कर रहा है। स्कूल में और टीचर्स और बाकी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब किस तरह से आपको, आपके इस टैलेंट को देखते हैं? स्कूल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मेरी फ्रेंड्स हैं और मेरी जो टीचर्स हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। साथ ही मेरी क्लास टीचर हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं, और स्कूल में भी हमारे कभी काफ़ी। टीचर कहती है चलो आज गाना सुना दो, आज की क्लास में अलिशबा गाना सुनाएगी? ऐसा तो नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें मैं फिर पार्टिसिपेट करती हूँ। उसमें तो आपका नंबर सबसे ऊपर होता होगा।
है ना? जी जी चलें, वेरी वेरी नाइस। कोई मिली नगमा भी वैसे अगर याद हो तो आज टुवर्ड्स द एंड सुनेंगे, जी जी बिल्कुल। है ना? पाकिस्तान के हवाले से आजकल तो जो हालात चल रहे हैं उसमें दिल बड़ा दुखता रहता है, तो जितना अच्छी हम बात कर सकें या जितनी अच्छी बात हम सुन सकें तो अच्छा रहता है। हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज बड़ी दूर से आ रही है, यकीनन दूर से कॉल होगी लेकिन आवाज भी बड़ी दूर से आ रही है। कौन है हमारे साथ? बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से नदीम। जी जी फरमाइए। जो टेक्निक्स अभी तक डिस्कस की गई हैं ब्रेन हेल्थ के हवाले से, जी जैसे सांस के ऊपर भी बात हुई और इसके अलावा जो हमारी दीनी नुक्ता नजर से भी बात हुई, जी तो इसमें एक और टेक्निक्स को मैं ऐड करना चाहूँगा। अरोमा थेरेपी के ऊपर भी बात करनी चाहिए। किसके ऊपर बात करनी चाहिए? अरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी पे भी बात करनी चाहिए। सही सही, हाँ जी, खुशबुओं से और एरोमा से जो थेरेपी होती है। जी, अरोमा थेरेपी जो है बेसिकली होता ये है कि जो हमारे ब्रेन के ऊपर कार्बन डिपॉजिट्स आ जाते हैं, जैसे हम मुख्तलिफ किस्म की इमिशंस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जितना भी जो धुआं होता है अच्छा, गाड़ियों का, जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक। तो उसके बाद ये होता है कि हमारी जो ब्रेन की एफिशिएंसी है उसमें विजन क्लीनर की जो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, हमारा जो ऑक्सीजन उसकी टेक ओवर जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसके दरमियान में एक लेयर आ जाती है। ठीक है। एरोमा थेरेपी क्या करती है कि डिफ्यूजर के थ्रू जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उसमें कुछ क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, वाटर होता है, जब उसको डिफ्यूजर के थ्रू स्टीम बनाया जाता है, जब हम उसको इनहेल करते हैं तो वो क्लीनिंग एजेंट क्या करते हैं, उसको अपने साथ एक आयनिक बॉन्ड पैदा करते हैं। ठीक है, ठीक है मोहम्मद नदीम साहब, आई नो ये एक पूरी साइंस होगी और पूरी स्टडी होगी ऑब्वियसली। अब ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम इसको इतना ज़्यादा तवालत से डिस्कशन नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, लेकिन ये हम टॉपिक रखेंगे और हम ज़रूर चाहेंगे कि उसमें आप पार्टिसिपेट करें और ये आप बताएं। आपने बड़ा एनलाइटन किया हमें। वैसे भी हम एरोमा थेरेपीज़ के हवाले से ये जो अब इंटरनेशनल जो स्पा होते हैं या पाकिस्तान में भी अब तो ऐसे स्पा मौजूद हैं जहाँ पर या कैंडल्स ऐसी होती हैं जिसमें वो एरोमा होता है, जो आपको वो कह रहे होते हैं ना कि नींद में जा रहे हैं या थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है। तो ये जो एरोमा थेरेपी है, और खुशबू से वाकई आपका मूड कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है और अगर स्मेल हो तो मूड बुरा भी हो जाता है। वो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। हमारे रिलीजन में भी है कि खुशबू जब हम लगाते हैं, स्मेल से, अच्छी खुशबू से हमारी मूड जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है, और जो बैड स्मेल होती है उससे हमारा मूड पे उसके बुरे असरात पड़ते हैं और वो जो है खराबी की तरफ जाता है। इसके अलावा ट्रैवल करने से भी जो है वो हमें खुशी महसूस होती है, ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवलिंग में एक्सप्लोरेशन होती है, आप चल रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को। वही जो हम गैजेट्स के बारे में बात कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ पे इसके कितने बुरे असरात पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम अपने आप को देखें इंडिविजुअली, हर इंसान एक फोन लेकर कोने में बैठा हुआ है, तो उसकी एक्सप्लोरेशन सिर्फ उसका सिर्फ आई जो है वो इंगेज है, वो फिजिकली इंगेज नहीं है। फिजिकली कैसे इंगेज हो गया कि वो खुद जाके एक्सप्लोर करे, लेकिन टाइम नहीं है। हम मोबाइल के अंदर या अपने गैजेट्स के अंदर या टैब्स के अंदर या फिर लैपटॉप पे इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें खुद से एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता और टेंडेंसी भी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये कि सिंगिंग के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ पे इसके असरात होते हैं, बिकॉज इट टेक्स अ पर्सन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। जी, कोई भी चीज़ हो, जैसे सिंगिंग हो गई है, मूवी हो गई है, ड्रामा क्लिप हो गई है, या 5 मिनट की एक गॉसिप कॉल हो गई है, ठीक है, ये चीजें आपको आपके प्रॉब्लम से दूर ले जाती हैं, टेक्स अवे। अब ये 5 मिनट का भी अगर रिलैक्सेशन, वो जो ब्रेक की हम बात कर रहे हैं, वो शोर जब खत्म होगा वो 5 मिनट के लिए तो सुकून महसूस होगा। बिल्कुल। और इस तरह इसीलिए हमने देखिए जहां दिमागी हालत पे हम बात कर रहे थे वहीं हमने गाने पे भी बात कर ली, है ना भाई? आप कैसे रिलैक्स करती है? अब जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, अभी तो खैर आप छोटी सी हो, लेकिन आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं उनको भी रिलैक्सेशन के लिए वो कहते हैं हम बड़े स्ट्रेस हो गए, एग्जाम्स होने वाले, हम बड़े स्ट्रेस हो गए। तो आप भी स्ट्रेस होती हैं? जी, अभी रिसेंटली मेरे एग्जाम्स अभी प्रीलियम 2 खत्म हुए हैं। अच्छा। और अभी फाइनल भी होने वाले हैं 19 तो अब अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कभी गाना गाती हो? जी, मैं गाना भी गा लेती हूँ और कभी टीवी वगैरह देख लेती हूँ, तो इस तरह से। अच्छा, आपकी फैमिली में आपका कौन सबसे बड़ा फैन है? मेरी फैमिली में मेरी मदर। अच्छा जी।
अम्मी की ड्यूटी भी सख्त है, अम्मियाँ बैठी भी होती हैं साथ, जैसे अम्मी बैठी हुई है। वैसे अम्मी को देख के मुझे याद आया कि अम्मी को तो यहाँ बिठाना चाहिए था, अम्मी से बात करनी चाहिए थी। और अम्मी जो है, अम्मी की तो आंखों का मजीद तारा बन गई होंगी, जी है ना। बच्चे में थोड़ा टैलेंट आ जाए, वैसे भी माँ को मोहब्बत होती है बच्चे से, लेकिन जब बच्चे में थोड़ा टैलेंट आ जाए तो वो और ज्यादा जरा नूरे नजर हो जाता है ना। जी जी। तो कितने बहन भाई हैं आपके? मेरे पास एक ही छोटी सिस्टर है। अच्छा, तो अम्मी का ज्यादा माइंड जो है वो किसके साथ रहता है, तुम्हारे साथ या छोटी वाली के साथ? दोनों के साथ। वो असल में शरारतें करती है तो उसके साथ लगा रहता है ज़्यादा। जी। अच्छा, अब फोकस या अब ख्वाहिश क्या है अलिशबा, क्या करना है आगे? अब गाने तो गाना शुरू हो गए हैं और फेसबुक पे भी आ गया है, टीवी पर भी आने लगी हो, क्या लॉन्ग रन का कोई प्लान है, कोई है, या बस अभी वैसे ही? देखें, अगर मैं अपने गाने के हवाले से बात करूं तो इसको मैं प्रोफेशनली आगे कंटिन्यू रखना चाहती हूं। अच्छा। लेकिन साथ साथ मेरा CSS का भी आगे प्लान है। अरे वाह, तो मैं CSS के साथ क्या साथ कॉम्बिनेशन है। यस। CSS के साथ साथ फिर मैं अपने जो है वो सॉन्ग्स वगैरह को भी कंटिन्यू रखूंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये तो वक्त बताएगा बेटा, पहले CSS करो क्योंकि अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि लेकिन जब ये वाली चीज़ें आप कर लेते हैं और पोजीशंस आपके पास आ जाती हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी हॉबीज़ को साइड में कर देते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि जैसा आप सोचती हो वैसा ज़रूर हो पाए और आप अपनी हॉबी को भी कंटिन्यू करो, क्योंकि ये टैलेंट है और डिफरेंट तरह का टैलेंट है। नेक्स्ट भी हमें कुछ सुना रही हो? जी जी बिल्कुल, मैं आपको एक डॉक्टर साहिबा, आज हम आपकी थेरेपी कर रहे हैं। आज आप जो पेशेंट्स OPD करती हैं या वैसे पेशेंट से मिलती रहती हैं, आज हमने आपका यहाँ पर एक ब्रेक टाइम रखा है, रिलैक्सेशन लाउंज चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। सो आज ये आपके लिए डिफरेंट है। आप देखते हैं कि आज डॉक्टर साहिबा, अगर उनके कॉलीग्स देख रहे हैं, तो आज जब ये क्लिनिक करेंगी या ये हॉस्पिटल में मौजूद होंगी, आज जाना है आपने, तो आज इनकी इन पे कितना डिफरेंट बिहेवियर होगा इनका, या ये किस तरह से अपने आप को कैरी करी होंगी, हमें बाद में बताइएगा जी। अकेले ना जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले ना जाना, बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और गम अपना तुम दे के जाओ। निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ। करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बने। वाह वाह, अकेले ना जाना। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत खूब। अच्छा, और ये पाकिस्तानी गाने जो हैं, अब आप इसको प्रैक्टिस कर रही हो? अच्छे लगते हैं गाने जब गा रही हो? क्या वेरिएशन उसमें आपको नजर आती है? क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन गाने भी आपने गाए होंगे, पाकिस्तानी भी आप अब प्रैक्टिस कर रही हो या गा रही हो? देखिए, पाकिस्तान के जो सॉन्ग्स की बात है, वो हमारे पास तो ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स मौजूद हैं, जैसे मैडम नूर जहाँ, उन्होंने एक से एक सॉन्ग जो है वो गाए हैं। तो पाकिस्तानी गानों का तो मतलब किसी से मुकाबला ही नहीं हो सकता। तो पाकिस्तानी भी मैं सिंग करती हूँ और इंडियन वगैरह भी सिंग कर लेती हूँ। अच्छा, अभी रिसेंट जो सिंगर्स हैं, उनके जो गाने आते हैं, गो के हमारे पास सिंगर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ वो शायरी के हवाले से लोग कभी कभी कंसर्न हो जाते हैं कि इस तरह के गाने थोड़े कम आ रहे हैं। तो नए गाने भी गाती हैं जिस तरह अब हिप हॉप वाले, या कोई ख़ास आपका जॉनरा है जिसको फॉलो करती हैं? मैं जो हूँ वो क्लासिकल जो है वो ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ। अच्छा जी, क्लासिकल म्यूज़िक। और मैं जो हूँ वो अभी प्रॉपर जो है वो सीखूंगी भी क्लासिकल, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि क्लासिकल जो है वो एक बैकबोन होती है सॉन्ग की। क्योंकि अगर आप क्लासिकल सीख लें तो फिर आप कोई किसी भी टाइप का म्यूज़िक हो, चाहे वो पॉप हो, रैप हो, या
तो वो आप whatever कर जो भी हो, सकते हैं। तो आप इजीली उसको सिंग कर सकते हैं। क्लासिकल जो है वो सिंगिंग की एक ग्रामर है जिसे हम कहते हैं। जैसे इंग्लिश हम बोलते हैं तो उसके लिए हमें ग्रामर सीखनी पड़ती है प्रॉपर, तो इसी तरह सिंगिंग के लिए हमें क्लासिकल सीखनी चाहिए। अच्छा, एक बात भाई, ये तो आपने काफ़ी इंफॉर्मेशन भी इसके हवाले से हासिल कर रखी है, क्योंकि इंटरेस्ट है इनका, तो वो इट शोज़। अभी तक आपकी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई है प्रोफेशनल? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं। मैं अभी फ़िलहाल अपने फादर से सीख रही हूँ, और क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं 19 से, तो देन उसके बाद फिर मेरा है कि मैं प्रॉपर जो है वो सीखूँ। आज तक आपने कोई सीखा नहीं है, वालिद ने बस नहीं, आपको जो जी, सिखाया? जो उनको थोड़ा तो बहुत आता उनका वो प्रोफेशनली तो परसू नहीं करते ना सिंगिंग को? नहीं नहीं, वो प्रोफेशनली तो वो लॉयर हैं, और वो वैसे ही शौक किया, उनको शौक है तो वो गाते, तो उनको ही देख के बेसिकली मुझे भी शौक हुआ। लेकिन मैं तो खैर एक सुनने वाले की हैसियत से बता सकती हूँ कि गाने में भी पुख्तगी है, आवाज़ में पुख्तगी है। हाँ, वो जितनी जो लय होती है या अप्स एंड डाउन्स जो आप कह रही हैं, वो उस उतार चढ़ाव में भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई मसला है। तो माशाल्लाह भाई, क्या बात है। और मैं अभी डॉक्टर साहिबा और मैं यही बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपका इनबॉर्न टैलेंट होती हैं। और जैसे डॉक्टर साहिबा, आपने गाने की कोशिश की है कभी? नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। कभी नहीं, शौकिया भी नहीं गाया? नहीं नहीं, कभी भी नहीं गाया, है ना? तो ये हम एक जैसे ही लोग हैं। मेरे साथ भी यही है कि मुझे इस मामले में अपने पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं गाना गा सकती हूँ। सो ये चीज़ इनबॉर्न होती है, और इट शोज़ कि जो उनका कॉन्फिडेंस है। और भाई, और कौन सा गाना, कोई मिली नगमा भी हमें सुना सकती हैं? कोई याद है? जी, मैं आपको मैडम नूरजहां का है ए रहे के शहीद। अरे वाह! सो ये सॉन्ग स्पेसिफिकली अलिशबा की तरफ से, जी उठा पाकिस्तान की जानिब से और GTV की जानिब से हमारे तमाम शुहदा के लिए है, क्योंकि ये इस सॉन्ग की खासियत ही यही है, और ये अफवाज पाकिस्तान के लिए हम डेडिकेशन करना चाहेंगे। जी। ए राहे हक के शहीदों, ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती वाह, हैं। क्या बात है। ए राहे हक के शहीदों। वाह वाह, क्या बात है जी। अच्छा, जो आप गा रही हैं, इसमें कभी आपने बनावट की कोशिश की है आवाज़ में, या ये नेचुरल आपका तरीका है कि आप जब गाएंगी ऐसी ही आवाज़ होगी? जी, मेरा नेचुरली है। काफ़ी लोग, जब मैंने शुरू में सिंगिंग करी थी, जब मैं सोशल मीडिया पे थी, तो उस टाइम मुझे काफ़ी लोग ये कहते थे कि शायद मैं लता जी की वॉइस कॉपी करती हूँ, या मैं शायद उनके जैसा मिमिक करके गाती हूँ। लेकिन नहीं, मैं भले लता जी का नहीं गाऊँ कोई भी सॉन्ग, मैं किसी और सिंगर का गाऊँ, तो मेरी वॉइस का टेक्सचर ही यही है। टेक्सचर ही है। Naturally, अच्छा, और मेरे ख्याल में आपको पता, लता जी के हवाले से भी आपको क्योंकि आपकी अपनी उम्र ही कम है, तो आपको उनका पता भी तो लेट ही चला होगा ना? या अपनी आवाज़ पहले आपने डिस्कवर की, लोगों ने कहा, या पहले से आपको उनके बारे में पता था, फिर आवाज़ जब लोगों ने मिलाना शुरू की तो आपको पता था कि हाँ जी, लता कौन है? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया ना, मैं 7-8 इयर्स की उम्र से मैं सिंगिंग कर रही हूँ, तो उस टाइम मेरे फादर भी सुनते थे गाने, तो मैं उनके साथ भी सुना करती थी। तो फिर मुझे उसी टाइम से मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि हमारे पास ये सिंगर्स मौजूद हैं इंडिया में, और हमारे पाकिस्तान में स्पेशली ये सिंगर्स हैं, तो मुझे पता था। अच्छा, आपने सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी प्रोग्राम्स में क्योंकि आप आ रही हैं, फिर सोशल मीडिया से वो कनेक्ट हो जाता है, तो आपको बैरूने ममालिक से कोई कॉल्स आई हैं, कुछ अप्रोच किया है लोगों ने, जिसमें पड़ोसी मुल्क, ऑब्वियसली इंडिया की भी मैं बात करूंगी क्योंकि लता मंगेशकर का नाम वहाँ पर और जिस तरह से वो ओन करते हैं, तो आपको वहाँ से किसी ने कॉल किया या इंटरनेशनली किसी ने कॉल किया, कोई कुछ अप्रोच किया, या आपने हमें बताना है कॉलर के बाद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मंजूर इलाही नजीबुल हरीपुर से, जी उठा पाकिस्तान। जी, जी उठा पाकिस्तान। कैसे हैं मंजूर साहब, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हिल ही नहीं रहा टीवी के सामने से। अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया जनाब। हाँ, मजा तो हमें भी आ रहा है। कोई सवाल करें ना अच्छा सा अलिशबा से, या डॉक्टर साहबा से भी कोई सवाल पूछ सकते हैं वैसे। अच्छा, गाने से हटकर बात ऐसी थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं, एक तो डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, इनका बहुत मेरे, क्योंकि मेरा मसला और प्रॉब्लम यही था
कि एक तो कानों में शोर आता है, साथ में दिमाग के अंदर एक हलचल मच जाती है। कानों में शोर आता है और फिर दिमाग में हलचल मच जाती है। हाँ, अच्छा, अजीब सी ये शोर कहीं बेगम का तो नहीं होता जो कानों में आता है और उसके बाद दिमाग में क्या इंसान की हर तरफ ही थरथरी मच जाती है? नहीं नुसरत बहन, बात ऐसे है कि बेगमें दो है, जी। दोनों कानों से आवाजें आती है, वो दोनों से एक ही तरह का मसला हल हो जाता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि क्योंकि एक तो कानों में शोर आता है, अच्छा खामोशी ज्यादा हो तो ज्यादा आता है। अच्छा ठीक है, इसको हम ऑन एयर डिस्कस करेंगे। और आपका अलिशबा से भी कोई सवाल है? लिशबा से मैं इसके लिए मेरी बहुत सी गुड विशेष हैं, अल्लाह पाक इसको खुश रखे। मेरा बड़ा जबरदस्त गाना था अकेले न जाना, तो वो मेरी फरमाइश से पहले ही उन्होंने सुना दिया, पहले ही पूरी कर दी है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सो अलिशबा, मैंने जो आपसे सवाल किया बताइए। देखिए, जहाँ तक है बैरून ममालिक की बात, तो अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई ऑफ़र्स नहीं है। हाँ, लेकिन पाकिस्तान से मुझे 1-2 ऑफ़र्स आई हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर भी अपने पेपर्स के बाद काम करूँगी। देखिए, सादगी और यही होता है बचपन में या लड़कपन में कि जो जैसा है वैसे ही बताता है इंसान, वरना कोई और होता तो शायद कहता हाँ ऑफर्स तो बहुत आ रही हैं लेकिन मैंने अभी सोचा नहीं है। सो इन्होंने सच का साथ दिया। अच्छा, ऑफ़र आई और लोगों ने कहा कि जी जिस तरह होता है, हमारे पहले भी आर्टिस्ट और सिंगर्स जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, काम करते हैं और वापस आ जाते हैं, जो कि एज सच कोई इसमें ऐसी बुरी बात नहीं है। आपको भी इस तरह की ऑफ़र आएगी तो आप उसके लिए ओपन हैं, अभी करना चाहेंगी? नहीं, मैं अभी फ़िलहाल अपने पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सिंगिंग से पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और पाकिस्तान के लिए ही कुछ करूँ। वेरी नाइस। तो बहुत से कॉम्पिटिशन्स भी तो होते हैं और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अब कम हैं पाकिस्तान में लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर फिल्में अब दोबारा बनने लगी हैं, OST की इंडस्ट्री एक अपनी ही इंडस्ट्री है ड्रामा में। सो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकती हैं। जी, मैं अभी पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कोक स्टूडियो है, उधर भी मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है वो चांस मिले गाने का, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ये वाले हैं और मज़ीद आते जा रहे हैं और काफ़ी मज़ीद अब आते जा रहे हैं। जी। तो ये बिल्कुल सही बात है और उन प्लेटफॉर्म्स को, ऐसे टैलेंट को और किया भी है उन्होंने। जैसे आपने ये कोक स्टूडियो की बात की, नेस्कैफे बेसमेंट है और बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं और भी मजीद आ गए हैं। सो ये है कि वहाँ पर यंग टैलेंट को या उस टैलेंट को जो दूर दराज इलाकों से भी लेकर आते रहे हैं और उनको मंझे हुए लेजेंड्स के साथ और सिंगर्स के साथ गवाया जाता रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है उनको सुनकर। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मंजूर इलाही साहब ने आपसे एक सवाल भी पूछा है कि कानों में शोर आता है और फिर जहन में वो मुंतकिल हो जाता है, उसके बारे में आप बताइएगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारा कॉम्बिनेशन इस वक्त बड़ा ही डिफरेंट किस्म का है। डॉक्टर साहिबा हैं, अगर हम उर्दू में कहें माहिर नफ्सियात पर बात कर रहे थे, और जहां हम नफ्सियात पे बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप अच्छा म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, उससे आप अगर स्ट्रेस्ड आउट हैं तो वो आप फ़ौरन बेहतर हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे साथ अलिशबा भी मौजूद हैं जो कि अपने आप में एक बड़ा हैरान कुन टैलेंट है। इस वजह से नहीं क्योंकि मतलब गाना तो बहुत सारे बच्चे इस एज में या इससे भी छोटी एज में गाना शुरू कर देते हैं, 14 साल की क्योंकि ये हैं, लेकिन जो इनकी आवाज़ जादू जगाती है ना, और इनकी आवाज़ क्योंकि ऑब्वियसली हम बड़े हुए हैं एक आवाज़ सुनते हुए, और वो इंडो पाक का एक बड़ा नाम, सो यू सी उस आवाज़ को रेप्लिकेट होना इस तरह से, वो अपने आप में एक बड़ी हैरान कुन सी बात है। आपको अपने बारे में कैसा फील होता है वैसे जब लोग हैरान होते हैं, हम हमारी तरह आपको कह रहे होते हैं, सो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि मैं सिंगिंग तो पहले भी करती थी लेकिन उस टाइम मेरी वॉइस इतनी रिसेंबल नहीं करती थी, लेकिन फिर मैं जब 13-12 ईयर्स की हुई देन उसके बाद फिर लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरी वॉइस को पसंद करते हैं, मेरे गानों को पसंद करते हैं। बहुत डिफरेंट सी फीलिंग आती है क्योंकि एकदम सिर्फ पसंद नहीं करते, पसंद करना तो चले, और भी लोगों की आवाज़ को बहुत लोग पसंद करते हैं, हैरान भी होते हैं ना साथ में। एक
एक प्लेजेंट सरप्राइज होता है ये। जी बिल्कुल, और मैं अभी मज़ीद चाहती हूँ कि मैं अपनी सिंगिंग को और मज़ीद अच्छा करूँ ताकि मेरे सुनने वालों को और अच्छा लगे। क्या बात है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मंजूर इलाही साहब ने कहा कि कानों में शोर आता है और जब खामोशी होती है तो ये शोर बढ़ जाता है। काफ़ी ये कोई शायराना अंदाज में उन्होंने बात बताई है। सो ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करता है और ये क्या है? ये दो किस्म की टेंडेंसीज होती हैं। एक तो कि दिमाग में बातें घूम रही हों, रूमिनेट हो रही हों, तो वो पर तंग करती हैं, प्रॉब्लम्स सर्कुलेट कर रहे हो दिमाग में एक के बाद एक। फिर दूसरा ये होता है कि एक प्रॉब्लम को लेकर होल्ड करके बैठ गया इंसान और फिर दिमाग उसका खाली हो गया, यानी और कोई सोच आ ही नहीं रही है, एंटर ही नहीं हो रही है। तो इसके बहुत सारी टेक्निक्स हैं इसके ऊपर जो हम अप्लाई कर सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। पहले तो आप एक एक करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, ठीक है। अब कोपिंग में ये भी आता है कि आप किसी अपने से जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस पे आप यकीन भरोसा करते हो, जो कि आपका अपना हो, आप उससे मशवरा कर लें किसी बात के बारे में, अगर कोई चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और अगर आप मशवरा नहीं कर सकते हैं तो आप खुद डीप ब्रीथ करते हुए उसके बारे में सोचना शुरू करें। पहले अपनी फिजिकल कंडीशन देखें कि कहीं इस वजह से बीपी तो लो नहीं हो रहा, कहीं कोई फिजिकली वीकनेस या डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है विटामिन की, तो इसकी वजह से भी हमारे प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि आजकल हीट स्ट्रोक की न्यूज़ आ रही हैं। हीट स्ट्रोक वैसे बहुत ही इस एक हफ्ते दूसरे हफ्ते में एक्सपेक्टेड है और हो भी रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस वजह से लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। 50% प्रॉब्लम है तो 50% ये हीट स्ट्रोक की वजह से लोग एनवायरनमेंट की वजह से हो जाती है। जाते हैं। तो इनका जवाब यही है कि आप पहले इसको सॉर्ट आउट करें कि ये प्रॉब्लम किस नौयत का है, आया कि ये किसी से बात करके हल होगा, आया या इतना पर्सनल है कि आपको खुद उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। और वही बात है कि हम हर मसले का हल चाहते हैं कि इंस्टेंट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चीज़ों में टाइम लगता है, हमें अपने आप को बताना पड़ता है, कहना पड़ता है, अपने आप को रिकॉल करवाना पड़ता है कि नहीं, इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा हमें वक्त। और अगर आपको लगता है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है तो डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है कि मसला आपको खुद ना समझ आ रहा हो, उनसे डिस्कस करके आपको पता चले ये सीरियस, क्योंकि ये एक बात वैसी है ना कि ये तो एक तरह की अजीब प्रॉब्लम है कि आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके कान में शोर आ रहा है, या अगर आप खामोशी में बैठे हुए हैं। अभी डॉक्टर जावेद हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर साहिबा ने भी पहले बताया कि जी आपको डिटैच होना है चीज़ों से, रिलैक्स होना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है, मी टाइम करना है, तो वो तो मी टाइम में आपको शोर आ रहा होगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी ताकि, क्योंकि ऑडियंस सुन रहे हैं, कि एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम साइकोटिक या साइकोसिस कहते हैं, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया कहलाता है वो। उसमें इंसान का रियलिटी कांटेक्ट ग्रेजुअली ख़त्म हो जाता है। अब उसमें उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि उसको शोर आता है कानों में, शोर के साथ साथ उसको कॉन्वर्सेशन की आवाज़ें आती हैं जो कि एक्चुअल में नहीं हो रही होती है रियलिटी में, और चीज़ें दिखाई भी देती हैं जो विजुअली होती हैं, जो कि मौजूद नहीं है, लेकिन वो कहेंगे कि हेलुसिनेशंस होती हैं। जी, ऑडियो और विजुअल डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होते हैं, फॉल्स बिलीव्स होते हैं कि इसने मुझे ये कमांड दिए करने के लिए तो मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं। सही बात है। तो वो उसको तो कोई कह रहा है ना, जैसे कि मैं इनको कुछ कहूंगी तो उसी तरीके से उनको फॉल्स कम्युनिकेशन उनके दिमाग में चल रही होती हैं। तो ये शिज़ोफ्रेनिया कहलाता है। इसको आप डिफरेंशिएट करें और फिर जाएं माहिर नफ्सियात के पास या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास। मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन लें ताकि ये चीज़ आप इसको ओवरकम कर सकें। और ये साइकोलॉजिकल इश्यूज कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाते हैं। अब तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, और बल्कि रिसेंट मैंने एक नेटफ्लिक्स पे देखी थी जिसमें वो 11 घर के लोग जो हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया था, आपने देखा होगा। सो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको वक्त पे सॉर्ट आउट करना चाहिए और इंसान को अपने बारे में पता चलता है। इफ़ इट इज़ नॉट दैट सीरियस तो कोई बात नहीं, आप जाने दें। लेकिन ये तमाम उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, या अगर उनके घर वाले इसको फेस कर रहे हैं इन सिम्टम्स को, तो फिर आपको उस पर लुक इनटू करने की ज़रूरत है। हाँ जी, तो हमने ये बड़ी सीरियस बातें की, इसके बाद कोई गाना होना चाहिए ना? जी जी बिल्कुल। मैं अब कौन सा गाना सुनाएंगी? तुझको कसम है मेरी। अरे वाह, तुझको कसम है मेरी। जी। तुझको कसम है मेरी, ना हाथ खाली, आँखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। तुझको कसम है मेरी, ना हाथ खाली, आँखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। कहता है प्यार मेरा, वाह, कहता है प्यार मेरा, ताज़ा गुलाब लाना मेरे वास्ते सनम। तोहफा तू मेरी खातिर, तू लाजवाब लाना, लाना
सजा के डाली मेरे चमन के माली, तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, आँखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। थैंक यू सो मच। वाह वाह, क्या बात है जी। और ये तो फुल फ्लेज सिंगर तैयार हो रही हैं डाउन द लाइन। 14 साल की उम्र में ये है अभी इनका फ़न, तो डाउन द लाइन 18 साल 19 साल उसमें देखिए कि क्या क्या। और इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें वो फोरम्स नहीं मिल पाते, वो जगह नहीं मिल पाती जहां ये टैलेंट एग्जिबिट हो। तो इसी वजह से जी उठा पाकिस्तान में भी हम कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करें, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए या उन यंगस्टर्स के लिए जिनमें कुछ ऐसा टैलेंट है, कुछ ऐसी बात है जो तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपने पहले सुना था इनका गाना? मैंने अभी सुना और मैं बहुत हैरान रह गई सुन के कि ये तो पहले सुना हुआ लग रहा है। पहले सुना हुआ लग रहा है, यही बात। अब ये हमें उस दिमागी कैफियत में ले गई जहां हमें लग रहा है कि पहले भी ये सुन चुके हैं हम, है ना? आपके पास तो यही मैं आपसे मिलके जो खुशी हुई है उसमें आपकी आवाज़ जो है ना, और ये जो एक किस्म का सरप्राइज़ है, अभी तक हम उसको डील कर रहे हैं। और ये कैफियत अब रिश्तेदार वगैरह कहते हैं कि कोई फंक्शन हो रहा है या शादियां हो रही हैं या कुछ, तो चलो इसमें अलिशबा तुमने आना है, गाना गाना है। जी जी बिल्कुल। और अभी जो है वो मेरे फादर ने मुझे सब पूरा सिस्टम वगैरह भी लगवा के दिया है घर पे। तो गेस्ट आते हैं, अभी रिसेंटली ईद वगैरह पे भी हमारे गेस्ट आए थे, तो वो फरमाइश करते हैं कि ये वाला गाना सुना दो, ये वाला गाना सुना दो, तो फिर उनकी फरमाइश पूरी करती हैं। तो कई बार तो मूड नहीं भी होता होगा ना? हाँ, लेकिन कभी कभी मूड नहीं भी होता है, लेकिन कोई बोलता है तो फिर मैं गा देती हूँ। अच्छा, यूजुअली सिंगर्स ये कहते हैं जब भी आप उन्हें कहें, अगर इनफॉर्मली कहें कि भाई गाना सुना दो, जैसे घर के माहौल में आप हैं, ड्राइंग रूम में कहीं, आज गला सही नहीं है। वैसे भी शोज़ में भी मैंने अक्सर देखा है कि आते हैं कहते हैं पता नहीं रात से ज़रा गला सही नहीं है, आज ज़रा वो बात नहीं है। तो ये आपके साथ भी होता है या अभी तक ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, मैं वैसे तो नहीं करती, लेकिन हाँ कभी कभी गला ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं अवॉइड करूँ ज़्यादा ठंडी चीज़ों से और जो है वो खट्टी चीज़ों से जो है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन कभी कभी गर्मी होती है तो दिल चाह लेता है कि बंदा ठंडा पानी पी ले या फिर आइसक्रीम खा ले, तो फिर मैं कभी कभार खा अच्छा, वो तो आप कभी कभार कर लेती हो, लेकिन ये जो सिंगर्स यूजुअली कहते हैं कि गला मेरा उस तरह से नहीं है, ये वाकई हकीकत में गला साथ नहीं दे रहा होता, या ये बस वैसे ही क्योंकि उस वक्त इतना मूड नहीं होता तो चलो? कभी कोई कर भी लेता है, ऐसे मूड नहीं होता तो बोल देते हैं कि गला सही नहीं है, लेकिन वैसे मेरा तो मैं अपना तो ये अपने गले का ख्याल रखती हैं। अच्छा, आप किसकी फ़ैन है सिंगिंग में? मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो सबसे पहले मैडम नूरजहां की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूं। अच्छा, माशाल्लाह। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मैं लता मंगेशकर जी और उनकी सिस्टर हैं आशा भोसले जी, तो मैं उन लोगों को सुनती हूं। अच्छा, और न्यू सिंगर्स जो हमारे पास हैं पाकिस्तान में, उनमें से किसी को सुनती हो? न्यू सिंगर्स में मुझे सर आतिफ असलम की आवाज़ बहुत पसंद है, उनको सुनती हूँ, और अली ज़फ़र साहब की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, उनको सुनती हूँ। जी, क्या बात है। कोई फीमेल सिंगर ऐसी नहीं है पाकिस्तान में जो अभी जिसकी आवाज़ आप सुनती हो? फीमेल सिंगर तो देखें, मैं आयमा बेग की मुझे वॉइस पसंद है, तो उनको भी मैं थोड़ा बहुत सुनती हूँ, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैं क्लासिकल की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है, तो मैं क्लासिकल ज़्यादा सुनती हूँ। और कोई ये देसी म्यूजिक तो सारा आप सुनती हैं, कोई अंग्रेजी म्यूजिक भी सुनती हैं? नहीं सुनती हैं। अच्छा, इनको मुझे लगता है कि अब्बा ने जिस तरह से जो उनका इन्फ्लुएंस था वही इनमें मुंतकिल हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वही सारा टेस्ट आपका डेवलप हो गया है, क्योंकि वालिद जो सुनते थे, क्योंकि वरना तो हमारी ये वाली जनरेशन कहीं पता नहीं कौन, अब तो कोरियन म्यूजिक भी इतना हमारी सोसाइटी में आ गया है। डॉक्टर साहिबा, सुना है आपने? कोरियन म्यूजिक भी, और जब से ये नेटफ्लिक्स और इस तरह के फोरम्स आ गए, मेरे ख्याल में अब तो लैंग्वेजेस का भी कुछ वो रहा नहीं है। चाइनीज और कोरियन तो खैर ड्रामे भी और वहाँ के लोग भी और वहाँ के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ गए। हाँ, तो वो एवरीबडी इज लाइकिंग देम। बल्कि वो कोरियन तो एक बैंड है ना जो बहुत फेमस है आजकल यंगर जनरेशन में, समझ आए ना आए लेकिन वो पसंद है बहुत सारे लोगों को। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है और ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। और लोग हैरान हैं जी अलिशबा को देखकर, क्योंकि और अलिशबा को सुनकर बेसिकली, क्योंकि अलिशबा की जो आवाज़ है, इन केस आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, वो आपको हैरान करती है और आपके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है। क्योंकि आवाज़ वैसे भी ये वाली जो उम्र होती है 13, 14, 15 ये वाली है, इसमें लड़के और लड़कियों की आवाज़ में तब्दीली भी आ रही होती है। वैसे भी लड़कों में तो मैं देखती हूँ कि बड़ी ये 14 साल की उम्र में जो चेंज आता है आवाज़ में एकदम से, इसी तरह लड़कियों में भी होता है। आपकी आवाज़ में भी एज अ सिंगर, क्योंकि लता मंगेशकर या और बाकी जितने भी सिंगर्स हैं उनको हमने देखा कि जब उनका बचपन का या लड़कपन का दौर था और उसके बाद आवाज़ में एक फिनिश आती जाती है। जी जी बिल्कुल। तो आपकी आवाज़ में भी चेंज आता गया है ना, जैसे आपने कहा 7-8 साल की उम्र से जब आप गा रही हैं। जी पहले क्योंकि मैं जब गाती थी 7-8 साल की उम्र में, तब मतलब वॉइस में मेच्योरिटी ज़रा कम थी, लेकिन फिर मैंने और काम किया, मतलब और सीखा जितना भी मेरे फादर को आता है उनसे, तो फिर देन उसके बाद थोड़ी मेच्योरिटी और आई आवाज़। अच्छा, सीखती आप कैसे हैं, मतलब रियाज करती हैं? नहीं, रियाज प्रॉपरली तो नहीं, जैसे अभी आजकल जिस तरह आपने देखा होगा कैरोके सिस्टम बहुत चल रहे हैं हमारे यूट्यूब पे, तो क्योंकि मैं इंडियन सॉन्ग्स भी सिंग करती हूँ तो उनके भी कैरोके आ जाते हैं, तो कभी उन पे गा लेती हूँ, या क्योंकि मैं गिटार भी प्ले कर लेती हूँ तो उस पे भी गा आज लेती हूँ। आपको लाना चाहिए था गिटार। हाँ, ये तो बड़ी सेंसेशनल चीज़ लगती है। जी जी बिल्कुल। और साथ ही मेरे फादर ने अभी हारमोनियम का भी ऑर्डर दिया है, तो वो भी आ जाएगा, तो फिर उस पे भी प्रॉपर अच्छा, वो भी सीखेंगी? हारमोनियम खुद भी सीखेंगी? हारमोनियम मैंने बेसिकली अभी सीखना शुरू कर दिया है थोड़ा अच्छा। बहुत, क्योंकि मेरे फादर ने ऑर्डर दे दिया, तो वो आ जाएगा अभी कुछ दिनों में, तो फिर उस पे फिर प्रॉपर फिर उस पे भी करेंगे। अच्छा जी, अब हमें क्या सुना रही हैं? अब वो एक गाना है, दिल की लगी सुना दो ना जी, पहले। दिल की लगी। सही है, दिल की लगी सुनते हैं जी। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अच्छा, वैसे इसके अलावा भी कोई हॉबी है? जी, इसके अलावा मैंने जैसे बताया, मैं गिटार प्ले करना भी सीख रही हूँ अभी यूट्यूब वगैरह से, और साथ ही मुझे स्केचिंग का शौक है। अच्छा। तो स्केचिंग वगैरह भी मैं करती हूँ। अच्छा, ये इतनी सारी चीज़ों के लिए, और वो भी 9th ग्रेड में, टाइम कैसे निकालती हो? टाइम तो देखे निकालना पड़ता है, क्योंकि शौक का तो कहते हैं ना कोई मोल नहीं होता, तो टाइम मैं निकालती हूँ स्कूल के बाद, क्योंकि टफ रूटीन हो जाती है काफ़ी स्कूल के बाद, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा मैं ज़रूर निकालती हूँ इन सब चीज़ों के अच्छा, लिए। कोई टीचर स्कूल में सख्त भी होती है ना, जहाँ सारी टीचर्स सपोर्ट करती हैं, वहाँ कोई टीचर ऐसी भी होती हैं जो बोल सकती हैं कि अगर नंबर ऊपर नीचे हो जाए या कोई चीज़ हो जाए कि अच्छा होमवर्क करना याद नहीं है या ये असाइनमेंट करना याद नहीं है, गाना गाना याद था ना, तो कभी डांट पड़ते हुए टीचर ने ये या कोई ऐसी बात की कभी किसी ने? नहीं, मैं मौका नहीं देती, क्योंकि सिंगिंग भी करती हूँ, तो मैं किसी को मौका नहीं देती कि कोई मुझे बोले कि मैं पढ़ती नहीं हूँ सही से या अपना होमवर्क नहीं करती, तो मैं अपने सारे जो मेरी पढ़ाई के जितने भी सारे मामलात हैं वो करने के बाद, उसके बाद मैं सिंगिंग करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आप इतनी मैच्योर तरीके से जो बात करती हैं, और आपका ये सेंस या मैच्योरिटी जो है, ये अम्मा अब्बा ने बातें आपको सिखाई हैं या खुद आ गई हैं वक्त के साथ साथ? नहीं, खुद ही आ जाती हैं बातें तो। अच्छा, वैसे मुझे ये लगता है, हो सकता है क्योंकि आजकल हर बात पे एतराज़ हो जाता है, कि अगर आप 14 साल की 15 साल की बच्ची से बात करें तो उसका मैच्योरिटी लेवल एक डिफरेंट लेवल पे होता है, और उसी की एज के अगर आप लड़के से बात करें तो उसमें उस तरह की, मतलब शायद स्ट्रीट स्मार्ट वो ज़्यादा होता होगा, लेकिन ये वाली बातें जो है ना, टाइम मैनेज करना, ये वो 14, 15, 18 साल में भी बहुत सारी चीज़ें माँ बाप ही कर रहे होते हैं उनके लिए, जबकि बच्चियाँ जो हैं वो खुद ब खुद करना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपके कजन्स में या दीगर, क्योंकि आपकी तो एक छोटी बहन है, आप देखती भी होंगी ना कि जो गर्ल्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा मैनेज होती हैं, और बॉयज़ हैं तो वो अपने मतलब करते हैं वो भी पढ़ाई वगैरह, लेकिन उनके गेम्स की थोड़ा सा ज़्यादा उनको ध्यान पीछे होता है, पढ़ना पड़ता है।
तो अच्छा, आपकी कजन्स वगैरह से दोस्ती है, वो कभी किसी को बताते हैं कि देखो ये हमारी कज़न है, जो ये टीवी में आई थी हमारी कज़न है, ये जो गाना है ये हमारी कज़न का है? जी जी, कज़न्स भी मेरे बहुत अच्छे हैं और कज़न्स के साथ भी मैं कभी जैमिंग वगैरह जैसे गिटार अच्छा, वगैरह जैमिंग पे। करती? जी जी बिल्कुल। फैमिली में है म्यूजिक आपकी फिर? जी। वो लोग भी गाते हैं? गाते नहीं है, बस शौक है, ऐसे ही कभी हम लोग बैठे हुए होते हैं तो गिटार वगैरह निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये भी एक मतलब हर कोई थोड़ी कर सकता है, हर कोई गिटार प्ले नहीं कर सकता, तो इट रन्स इन द फैमिली, यानी ये शौक है आपकी फैमिली जी। में, गाना और म्यूजिक जी, और जी। सब कुछ। ओके, वेरी नाइस। और अच्छा, मुझे लगता है कि जब मैं आपसे बातें करती हूँ ना, तो जो हमारी ऑडियंस है वो कहती है कि सिंगर को बुलाया हुआ है और बातें कर रहे हैं, तो गाना सुनाएं। जी, मैं आपको नैयरा नूर साहिबा का एक गाना है, कहाँ हो तुम चले आओ, वो अरे वाह, क्या बात है। तुम्हारी। और ये आई एम सो सॉरी इंटरप्शन के लिए। एक तो ये कि नैयरा नूर साहिबा को अल्लाह ताला सेहत अता करे, उनकी तबीयत सुनने में आया था कि इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा ये कि क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो हम गाने पे ही आपसे विदा ले लेंगे और फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच अलिशबा, आप यहाँ पर आई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप जो करना चाहती हैं, अपनी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर पूरी कीजिए, और साथ में आपका ये शौक़ और ये टैलेंट जो है, इसके तो क्या ही कहने। तो अल्लाह ताला ने ज़रूर आपके लिए जो सोचा होगा, जो आपके लिए रखा होगा, वो इंशाल्लाह आपको बखूबी हासिल हो जाए। इसके लिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। गाना सुनेंगे। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो, ये दस्तूरे वफा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ। थैंक यू सो मच।